जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी टीम ने ही उसे मॉन्स्टर्स के सामने बेट बनाकर फेंक दिया। उसकी ट्रैश क्लास का मजाक उड़ाया गया और उसे वहीं छोड़ दिया गया ताकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन मौत की बिल्कुल आखिरी कगार पर वो एक वर्ल्ड शेकिंग एसएसएस रैंक गॉड प्रोफेशन को अवेकन करता है। अब अंदर फंसा हुआ वो शिकार नहीं रहा, वो उस बदले का नाइटमेयर बन चुका है जो आने वाला है। थका हुआ और नीली लपटों से घिरा हुआ वो अपने किल्स गिनने का संघर्ष करता है, जो पहले ही 3000 हो चुके हैं। उसकी तलवार एक और जीव के मांस में धंस जाती है और किल काउंट करोड़ों में पहुंच जाता है। एक रेंगने वाले जानवर का सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता है और संख्या एक बार फिर बढ़ जाती है। उसकी चमकती हुई तलवार के हर वार के साथ उस झुंड से एक और जान बुझ जाती है। एक के बाद एक जानवर उसके सामने गिरते हैं। एक भेड़िया मानव और पंजों वाला राक्षस एक ही झटके में कटकर गिर जाते हैं। ये युद्ध भूमि पंजों और दांतों की एक धुंध है और सभी का अंत एक ही झटके में हो रहा है। और फिर भी वो लड़ता रहता है, लाल राक्षसों के समुद्र में मौत का एक नीला प्रेत बनकर। उसका हथियार अब उसके द्वारा किए गए इस अंतहीन नरसंहार से हमेशा के लिए दागदार हो गया है। ये अंतहीन युद्ध उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे ये दुनिया तबाह हो गई। एक याद उभरती है जो बिल्कुल किसी दूसरे जन्म की तरह महसूस होती है। दृश्य शहर की एक शांत रात में बदल जाता है, इससे पहले कि सब कुछ बदल गया। एक मासूम छोटी लड़की आसमान में किसी अजीब चीज की ओर इशारा करती है, लेकिन चांद लाल और सुनहरे रंग के एक घूमते हुए अप्राकृतिक भंवर में बदल रहा है। एक ही पल में रात के आसमान में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। नीचे खड़ी अनजान भीड़ इस भयानक दृश्य को एक साधारण चंद्र ग्रहण समझने की भूल कर बैठती है। एक आदमी टेलीस्कोप से करीब से देखता है और उसका चेहरा अविश्वास में जम जाता है, क्योंकि वो जो देखता है वो कोई ग्रहण नहीं है, ये राक्षसों का एक झुंड है जो नीचे उतरने का इंतजार कर रहा है। अजीबोगरीब जीवों की एक पूरी सेना दुनिया पर कहर बरपाने के लिए नीचे उतरने की तैयारी कर रही है। उस राक्षसी आयाम की गहराई में एक छिपी हुई चाबी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इस दरवाजे को बंद कर सकती थी। लेकिन अगर इंसानियत इसे समय पर खोजने में विफल रही तो सर्वनाश होना तय था। घिरी हुई इस दुनिया में चुने हुए सुपर ह्यूमंस का एक समूह उभरा जिन्हें अवेकंड कहा जाता है। उनका एकमात्र मिशन उस चाबी को खोजना था जो राक्षसों के इस अंतहीन झुंड को रोक सके, और एक योद्धा इस अराजकता के बीच रास्ता बनाने की कसम खाता है ताकि उसके साथी इस चाबी को ढूंढ सके। अपनी टीम पर भरोसा करते हुए लाल बालों वाला लड़ाका अनजान गहराइयों में छलांग लगा देता है, जहां उसे आखिरकार वो चमकती हुई सजीली चाबी मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो एक शांत पानी वाले कमरे में पहुंचता है और सोचता है कि क्या ये जगह सच में सुरक्षित है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ उस कलाकृति के चारों ओर बंद हो जाता है और उनकी एकमात्र उम्मीद सुरक्षित हो जाती है। वो पुष्टि करता है कि इसका उद्देश्य इस डायमेंशनल स्पेस को हमेशा के लिए बंद करना है, और बाहर दुनिया खौफ में देखती है कि वो अशुभ टूटा हुआ चांद ठीक होने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है, क्या होगा अगर वो इसे दूसरी तरफ घुमा दे। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। वो चाबी न केवल उस दरवाजे को बंद कर सकती थी बल्कि उसे खोल भी सकती थी, जिससे एक दुनिया को खत्म करने वाली आपदा अवेकंड के लिए दौलत के एक नए युग में बदल गई। 5 साल बाद दुनिया पूरी तरह से अलग है, जिस पर अब इन डंजन रेड्स का दबदबा है, जहां एक युवा और शक्तिहीन आदमी को एक ताकतवर अवेकंड की दया पर रखा गया है। अपने तथाकथित सहयोगियों से घिरे हुए वो जानता है कि वो बस एक साधारण इंसान है जिसे आसानी से फेंका जा सकता है, और उनकी नज़रों में वो सिर्फ एक मामूली चींटी है जिसे कुचल दिया जाना चाहिए। उसका शरीर हड्डियां तोड़ देने वाले प्रभाव के साथ नीचे जमीन पर जा टकराता है। जैसे ही वो मौत का स्वागत करने वाला होता है, वो खुद को राक्षसों से घिरा हुआ पाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक रहस्यमयी लॉकेट आता है जिसके अंदर एक मुस्कुराती हुई महिला दिखाई देती है, और निराशा के उस पल में उसका उद्धार दिखाई देता है। एक महिला जिसे वो जिन यू कहता है। वो चीखता है क्योंकि जो शक्ति वो हमेशा से चाहता था वो आग के सैलाब की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगती है। लेकिन ये अविश्वसनीय ताकत एक भयानक कीमत पर मिली थी, जिसने उसे जिंदगी भर के पछतावे के साथ छोड़ दिया। दृश्य एक नई खतरनाक जगह पर बदल जाता है जिसका नाम माउंट ऑफ नो रिटर्न डंजन है। अंदर एक अकेला तलवारबाज एक शक्तिशाली चमकते हुए प्रहार के साथ एक राक्षसी मकड़ी से लड़ रहा है। उसका हमला क्रूरता के साथ उस जीव की आंख को चीर देता है। किनारे से देख रहा एक युवा व्यक्ति ताकत के इस प्रदर्शन से पूरी तरह से हैरान है। उसके साथी जल्दी से उसे इस हैरानी से बाहर निकालते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें एक काम करना है, और लॉजिस्टिक्स टीम लीडर तुरंत सभी को आगे बढ़ने का आदेश देता है। ये फैंग वान जी है, एक 19 साल का लड़का जो बस डंजन सपोर्ट क्रू में रहकर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी नौकरी जो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अवेकेंट को डंजन मेम्ब्रेन के गायब होने से पहले राक्षसों को मारना होता है। उसकी टीम का काम लड़ाकों को सामान देना और मरे हुए जानवरों से सामग्री इकट्ठा करना है। लेकिन ये एक खतरनाक काम है, क्योंकि अगर कोई भी राक्षस अग्रिम पंक्ति से बचकर आ जाता है तो ये मौत की सजा के बराबर है। एक साधारण इंसान के रूप में फैंग वान जी जानता है कि वो यहाँ एक विसंगति है, जिसे उस शव में कोई काम की चीज नहीं मिलती है।
पास ही में एक थका हुआ लड़ाका बताता है कि वो ये खतरा सिर्फ जिन यू नाम के किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल फीस चुकाने के लिए उठा रहा है, और जब वो बेताबी से पानी मांगता है तो फैंग वानजी तुरंत उसे पानी देने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो पानी की बोतल को देखकर ताना मारता है क्योंकि फैंग वानजी के हाथों पर राक्षस का खून लगा था, जिसे देखकर उसे घिन आती है। बिना डरे हमारा लड़का दूसरों को भी पानी देता है, जो बस फुसफुसाते हैं कि वो कूड़ा है। फिर वो उनके लीडर के पास जाता है, जिसे ब्रदर कुन कहा जाता है, और मुस्कुराते हुए उसे पीने के लिए कुछ देता है, लेकिन वो आदमी बस उसे घूरता रहता है। उसकी नजर एकदम ठंडी और पूरी तरह से खारिज करने वाली होती है। अगले ही पल वो फैंग वानजी के हाथों से बोतलों को मार गिराता है और पानी पत्थरों पर बिखर जाता है। एक बेरहम लात हमारे लड़के को हवा में उड़ा देती है और उसका हमलावर गुस्से में चिल्लाता है। ये लाल बालों वाला लीडर अपने आदमियों को उस बच्चे पर अपना गुस्सा निकालने का आदेश देता है और उसके चमचे तुरंत उस पर खतरनाक मुक्कों की बरसात कर देते हैं, उसे जमीन पर बेसुध छोड़ देते हैं, जबकि वो सोचता रहता है कि ये हमला क्यों हो रहा है। बिना कुछ कहे एक भारी जूता उसके चेहरे को पथरीली जमीन पर रगड़ देता है। उसे तड़पाने वाला आदमी नीचे हंसता है और उनके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। लीडर के पैर से एक जबरदस्त ताकत निकलती है जो पूरी जमीन को हिला देती है, और एक ही बार पैर पटकने से वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन में दरार पैदा कर देता है। कुन उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींचता है और उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, और उसे नई बनी उस खतरनाक खाई के एकदम किनारे तक घसीट ले जाता है। इस लीडर को मौत के सामने अपने शिकार के इस हताश इनकार में मजा आता है और वो बताता है कि उसे पता है उसका नाम फैंग वानजी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो फैंग वानजी को उस गहरी खाई के ऊपर लटका देता है और उसकी इज्जत ही इस मौत का असली कारण है। और एक आखिरी धक्के के साथ हमारा लड़का चीखते हुए नीचे अंधेरे में गिर जाता है। कुन और उसके चमचे उसे गिरते हुए देखते हैं और अंत तक उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हैं। ये पक्का करने के लिए कि कोई सुराग ना बचे, वो उस इंस्टेंस डंजन की को नष्ट करने की तैयारी करता है, जिससे वो पूरा आयाम फैंग वानजी के गिरते हुए शरीर पर बुरी तरह से ढह जाता है और उसे पत्थरों और मलबे के एक विशाल पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए कुचल देता है। फिर भी उस मलबे के नीचे उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी वो देखता है कि अंधेरे में एक खतरनाक नुकीले दांतों वाला जानवर उसके ऊपर मंडरा रहा है। ढहते हुए उस डंजन के अंदर फंसा हुआ फैंग वानजी महसूस करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अचानक पंजों वाला एक विशाल हाथ नीचे गिरता है और उसे नुकीले पत्थरों पर कुचल देता है, लेकिन उस पहले जानवर को एक उससे भी बड़े और भयानक जीव द्वारा एक तरफ फेंक दिया जाता है। ये नया राक्षस अनजाने में उसकी जान बचा लेता है, जिससे उसे कुछ पल के लिए एक झूठी उम्मीद मिल जाती है, क्योंकि उसका बचना महज एक इत्तेफाक था और उसके खून की महक ने राक्षसों के एक पूरे झुंड को खींच लिया है। पूरी तरह से घिरे होने और घायल होने के कारण वो जानता है कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ तक कि एक छोटा उड़ने वाला जीव चीखते हुए उस पर झपटता है, जिससे फैंग वानजी को इतना गुस्सा आता है कि वो खून से सने हाथों से उस छोटे जानवर का सिर पकड़ लेता है। हार ना मानने की एक दहाड़ के साथ वो उस जीव को दूर फेंक देता है और किसी के आगे झुकने से इनकार कर देता है। लेकिन वो छोटा राक्षस सीधे एक बहुत बड़े शिकारी जानवर की आंख में जा टकराता है, जो दर्द से एक खूंखार दहाड़ मारता है, और अब उसका पूरा ध्यान हमारे लड़के पर टिक जाता है। वो खौफ में ऊपर देखता है और महसूस करता है कि उसके इस छोटे से विरोध ने एक असली दुष्स्वप्न को न्योता दे दिया है। एक विशाल उत्परिवर्तित राक्षस जो अब पूरे युद्ध के मैदान पर मंडरा रहा है। एक विशाल टेंटिकल अविश्वसनीय गति से नीचे गिरता है, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलता। इसके प्रभाव से वो हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत के साथ जमीन पर जा गिरता है। बुरी तरह घायल होने और खून बहने के कारण उसे महसूस होता है कि उसके होश उड़ने लगे हैं। उसका लॉकेट उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है और वो ये स्वीकार कर लेता है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। मलबे के बीच टूटा हुआ पड़ा उसकी जान हर टूटती हुई सांस के साथ फिसल रही है, और वो लॉकेट खुल जाता है जिसमें उस महिला की टूटी हुई तस्वीर दिखाई देती है जिसके लिए वो लड़ा था। जैसे ही राक्षस करीब आते हैं, उसका आखिरी विचार जिन्यू से माफी मांगना होता है। उसके दिमाग में एक आखिरी विचार कौंधता है, किसी की देखभाल के लिए पैसे कमाने का उसका वादा। टूटा हुआ और खून से लथपथ वो स्वीकार कर लेता है कि इस बार वो पूरी तरह से हार चुका है, और उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो फुसफुसाते हुए जिन्यू से आखिरी बार माफी मांगता है। वो आंसू एक चमकती हुई चीज पर गिरता है, जिससे ऊर्जा की एक लहर पैदा होती है, और अचानक हुए इस धमाके से आसपास के राक्षस घबराहट में पीछे हट जाते हैं। एक ही पल में जमीन से सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ता है, जो पूरे झुंड को भाप में बदल देता है। ये दिव्य प्रकाश उस ढह चुके डंजन के अंधेरे को चीर देता है, जो एक नई शक्ति का प्रतीक है, और उस चकाचौंध रोशनी के भीतर एक शांत आंख खुलती है जो इस दृश्य को देख रही है। पंखों का एक विशाल जोड़ा खुलता है और एक दिव्य देवदूत हमारे लड़के की ओर नीचे आता है,
जो बस उस चमकते हुए प्रभामंडल और अलौकिक सुंदरता वाली दिव्य सत्ता को निहार सकता है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट होता है जो उसे एक पवित्र एंजल टैलेंट प्रदान करने की पेशकश करता है, और वो देवदूत शर्तों को स्पष्ट करता है कि इसे देने वाला हमेशा के लिए अपना टैलेंट खो देगा। उसका हाथ धीरे से उसके माथे को छूता है और वो उसे एक जाने पहचाने नाम से पुकारती है, श्याओ ज़ै। उसी पल सुनहरी शक्ति का एक सैलाब सीधे उसके शरीर में दौड़ जाता है। वो अपनी शक्ति उसे सौंप देती है और उससे ये विनती करती है कि वो उसके इस उपहार के साथ एक अच्छी जिंदगी जिए। एक अजीब सा चमकता हुआ चिन्ह उसके सिर के ऊपर प्रकट होता है जो उसके बदलाव को दर्शाता है, और अब उसकी आंखों में ये नई शक्ति झलकती है जो उसके दूसरे मौके का प्रतीक है। उसकी पीठ से अचानक शुद्ध प्रकाश के शानदार पंख निकल आते हैं। एक दिव्य सुनहरी आग अब उसके फैले हुए हाथ के चारों ओर नाचती है, जो इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार है। और उस पवित्र अग्नि से वो एक सजी हुई सुनहरी तलवार निकालता है और एक योद्धा के रूप में फिर से जन्म लेता है। फैंग वानजी के शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूटती है और वो चीख उठता है जब प्रकाश के पंख उसकी पीठ से बाहर निकलते हैं। अब एक देवदूत के रूप में वो नीचे राक्षसों के झुंड की पहुंच से ठीक बाहर हवा में तैरने लगता है। एक शांत भाव के साथ वो एक विनाशकारी हमले की तैयारी करता है और ऊर्जा का एक बैंगनी क्रॉस आकार लेने लगता है। ये हमला जमीन पर गिरता है और पृथ्वी पर एक चमकता हुआ क्रॉस उकेर देता है। एक पल में वो हिंसक ऊर्जा एक जीव के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एक और जानवर चीर दिया जाता है, उसका शरीर बैंगनी रंग के झटके में बिखर जाता है, और जब वो उस खून से लाल हुए विनाश के बीच से उड़ता है तो अपने पीछे तबाही का एक निशान छोड़ जाता है। एक सिस्टम वार्निंग चमकती है जो उसे इस नए टैलेंट को तुरंत अपनाने का आग्रह करती है। ध्यान केंद्रित करने से उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो कच्ची शक्ति अभी भी उसके अंदर बस रही है। वो उन जीवों के कटे हुए अंगों से घिरा हुआ है जिन्हें उसने अभी अभी तबाह किया है। लेकिन तभी अंधेरे से एक और जानवर बाहर निकलता है और वो उस बचे हुए राक्षस को किनारे हटने का आदेश देता है। एक विशाल एक आंख वाला भयानक राक्षस उसका सामना करता है और वो निडर होकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। ऊपर की ओर उड़ते हुए वो एक शक्तिशाली चमकते हुए प्रहार के साथ उस जीव का डटकर सामना करता है। फिर भी एक और वार्निंग प्रकट होती है जो इशारा करती है कि उसकी नई शक्ति पहले ही अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। ये जानवर अपने मुंह से विनाशकारी ऊर्जा की एक केंद्रित बीम चलाकर जवाबी हमला करता है, जिससे फैंग वानजी को उस विशाल विस्फोट को अपनी तलवार और प्रभामंडल से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमले की ये प्रचंड ताकत उस पर हावी होने लगती है और उसकी शक्ति दबने लगती है, और संघर्ष के उस पल में उसे याद आता है कि वो बस एक साधारण इंसान है जिसे अवेकंड लोगों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। उसकी नज़रों के सामने एक क्रिटिकल सिस्टम एरर चमकने लगता है। उसका शरीर और ये टैलेंट एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। वो महसूस करता है कि इस अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद ये राक्षस अभी भी उसे मारने के लिए दृढ़ हैं। एक क्रिटिकल सिस्टम अलर्ट चमकती है जो चेतावनी देती है कि उस अवेकंड के अंदर भरा हुआ गुस्सा एक पूर्ण पतन का कारण बन रहा है। उसके दिमाग के भीतर उसकी आंख में एक डिजिटल इंटरफेस इस विनाशकारी विफलता की पुष्टि करता है, और उसका गुस्सा एक पंख वाले रूप में प्रकट होता है जो उन सभी को मारने की कसम खाता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। स्क्रीन पर कई एरर मैसेजेस एक साथ गिरने लगते हैं जो संकेत देते हैं कि सिस्टम को अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रभाव की एक अंधी कर देने वाली चमक दिखाई देती है क्योंकि कोई चीज़ उस पर भारी ताकत से प्रहार करती है। एक नुकीली तलवार उसके शरीर को चीर देती है, लेकिन वो अपने दांत पीसता है और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था, और वो सजीली सुनहरी तलवार दिखाता है जो इस शक्ति का स्रोत प्रतीत होती है। लेकिन अचानक उस तलवार के भीतर से एक गहरी भ्रष्ट ऊर्जा दौड़ जाती है जो इसकी प्रकृति को बदल देती है, और वो तलवार काली शक्ति के एक हिंसक विस्फोट और उड़ते हुए खून के बीच अपने रूप को चकनाचूर कर लेती है। एक भयानक एक आंख वाला जीव अब उसके बदले हुए शरीर के ऊपर मंडरा रहा है और चुनौती देते हुए दहाड़ रहा है। फिर भी एक चमकते हुए लाल चिन्ह के नीचे उसका बदला लेने का जुनून और भी तेज हो जाता है। जैसे ही वो राक्षस अपने तड़पते हुए और शक्तिशाली टेंटिकल्स के साथ अपना पूरा भयानक रूप दिखाता है, उसके विशाल अंग फैंग वानजी की अकेली और चमकती हुई परछाई पर गिरते हैं। लेकिन वो वापस दहाड़ता है और उस जानवर को अपनी पूरी ताकत से हमला करने की चुनौती देता है। एक नया सिस्टम मैसेज प्रकट होता है जो ऐलान करता है कि उसका टैलेंट अब म्यूटेट हो रहा है, और उसके शरीर से नीली लपटों का सैलाब फूट पड़ता है जो एक गहरे रंग के बख्तरबंद रूप में बदल जाता है। इस नई शक्ति के साथ वो एक विनाशकारी तेज प्रहार करता है जो तुरंत राक्षस के टेंटिकल्स को कटे हुए अंगों की बारिश में चीर देता है, और अचानक हुए इस क्रूर जवाबी हमले से जीव हक्का बक्का और अपाहिज रह जाता है। अंधेरे में उसकी चमकती हुई नीली आंखें एक ठंडे और जानलेवा इरादे से सिकुड़ जाती हैं। उसका नया रूप घूमती हुई नीली और हरी ऊर्जा के बीच ठोस हो जाता है।
कुचल देने वाली ताकत के साथ जमीन पर उतरते हुए उसके बख्तरबंद पैर पथरीली जमीन को चकनाचूर कर देते हैं और उसकी आंखें अब एक ठंडी नीली आग से जल रही हैं जिसमें दया की कोई जगह नहीं है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट इस म्यूटेशन की पुष्टि करता है और डेथ एंजल टैलेंट को जगा देता है। अब गहरे राक्षसी कवच में लिपटा हुआ फैंग युएनजी विनाश के एक अग्रदूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है और एक आंख वाला राक्षस इस अचानक हुए भयानक बदलाव से स्तब्ध रह जाता है। वो उस जानवर को एक आखिरी मौका देता है, उसे अपने सभी साथियों को बुलाने के लिए कहता है और वो जीव पूरी तरह से इस जाल में फंसकर एक भयानक चीख निकालता है। उसकी दहाड़ उस ढह चुके आयाम में गूंजती है जो झुंड के लिए एक इशारे का काम करती है और खून से लाल आसमान से उड़ने वाले राक्षसों के एक विशाल झुंड को बुला लेती है। इससे बेपरवाह होकर फैंग युएनजी बुलाए गए उन राक्षसों की घटिया गुणवत्ता का मजाक उड़ाता है और फिर चुनौती का सामना करने के लिए धरती को हिला देने वाला एक कदम आगे बढ़ाता है। वह सीधे युद्ध के मैदान में छलांग लगाता है, उसकी काली तलवार गति की एक धुंध बन जाती है और लगातार विनाशकारी तिरछे प्रहारों के साथ वो उस झुंड को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। अपने दुश्मनों के विस्फोट होते हुए अवशेषों से घिरे हुए वो अगली लहर की तैयारी करता है और इस अराजकता के बीच एक बहुत बड़े लक्ष्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अविश्वसनीय गति के साथ वो अपनी चमकती हुई नीली तलवार को कई आंखों वाले एक जानवर पर गिराता है जो बस सदमे में अपनी मौत को करीब आते हुए देख सकता है। फैंग युएनजी दहाड़ता है कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। पूरी तरह से खात्मा करते हुए अपनी तलवार को जीव की खोपड़ी में गहराई तक धंसाने के बाद एक नया खतरा सामने आता है, एक विशाल सुनहरी कीड़े जैसी रानी जो अपने भयानक झुंड का नेतृत्व कर रही है। लेकिन फैंग युएनजी बस कॉर्प्स किंग बीज के उस छत्ते को देखता है और एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कवच वाला अपना हाथ उठाते हुए वो ऐलान करता है कि आज के बाद जो कोई भी जीव उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा और एक ही चुटकी बजाकर वो एक विस्फोटक लहर छोड़ता है जो उन सभी को भाप बना देती है। वो गौर करता है कि उसकी शक्ति अभी पूरी तरह से नहीं जागी है और वो नीला ऑरा अभी भी अस्थिर है। इस नरसंहार के ऊपर खड़े होकर वो जमीन पर पड़ी एक परछाई जैसी चीज को मुक्त होने का आदेश देता है। उसकी नजर ठंडी और स्थिर रहती है, एक योद्धा जिसने इस ढहे हुए डंजन में दोबारा जन्म लिया है। वो राक्षसों की लाशों के ढेर को छान मारता है ताकि कोई बचा हुआ खजाना ढूंढ सके। उसे जमीन पर अनगिनत क्रिस्टल कोर्स बिखरे हुए मिलते हैं जो किसी भी अवेकेंड के लिए एक इनाम है। उनमें से एक को उठाते हुए फैंग युएनजी खुद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसकी ऊर्जा को सोखने की तैयारी करता है। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम एरर चमकता है जो ये बताता है कि वो इसे सोखने में असमर्थ है। हैरान होकर वो उस कोर की जांच करता है जबकि उसका गहरा परछाई वाला कवच गायब होने लगता है। एक स्पष्टीकरण से पता चलता है कि ये कोर्स अवेकेंड के लिए शक्ति का प्राथमिक स्रोत हैं। इसलिए वो खुद से सवाल करता है कि वो इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता और इसे फिर से जबरदस्ती सोखने की कोशिश करता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो हैरान रह जाता है कि वो क्रिस्टल अभी भी उसका विरोध कर रहा है, लेकिन तभी उसे अपनी शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा बहती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि ये उसके चारों ओर मरे हुए राक्षसों का डेथ ऑरा है। इसका मतलब है कि उसे क्रिस्टल कोर्स की जरूरत नहीं है अगर वो सीधे लाशों से ताकत सोख सकता है। और अब वो समझ जाता है कि ताकत हासिल करने का उसका रास्ता आसान है, बस उसे और ज्यादा राक्षसों को मारना है। इस एहसास के बाद फैंग युआनजी वापस उसी ढही हुई जगह की ओर भागता है और अब उसे पूरा भरोसा है कि उसकी वर्तमान स्थिति में बदला लेना आसान होगा। वो एक सुनसान जंगल में उतरता है जो इस चकनाचूर हो चुके आयाम में एकमात्र जीवित व्यक्ति है, जहां वो एक हल्की सी चमक देखता है और सोचता है कि क्या ये डंजन की है। एक सुनहरी खोपड़ी मिलने पर उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मनों का मकसद उसे यहां हमेशा के लिए फंसाना था। उस कलाकृति को मुट्ठी में कसते हुए वो गुस्से से उबलने लगता है और उन्हें कामयाब नहीं होने देने की ठान लेता है। लेकिन अभी के लिए वो अपने कौशल को निखारने पर ध्यान देने के लिए चाबी को पीछे छोड़ देता है। डंजन में फंसा हुआ उसका पहला साल अंतहीन नरसंहार का एक क्रूर दृश्य बन जाता है और जल्द ही वो इतना मजबूत हो जाता है कि बिना अपने विशेष कवच के राक्षसों के झुंड का सामना कर सके। एक जीव को अपने पैर के नीचे कुचलने के लिए बस उसका एक बार जोर से पैर पटकना ही काफी है। लापरवाही से एक कटे हुए अंग को पकड़ते हुए उसके भाव अब ठंडे और युद्ध में कठोर हो चुके हैं, यहाँ तक कि वो एक महत्वपूर्ण याद से प्रेरित होकर राक्षस का मांस खाने का भी सहारा लेता है। उसका दिमाग सिर्फ एक साल पहले शहर की एक छत पर वापस चला जाता है, उस महिला के साथ किताबें पढ़ते हुए बिताए गए एक शांतिपूर्ण पल को याद करते हुए जिससे वो प्यार करता था, जिन यू। उसने उसे एक दुर्लभ आइटम की तस्वीर दिखाई थी, एक सेरेफिस अनलॉकर जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और उसने समझाया था कि जब किसी डंजन के अंदर की दुनिया रीस्टार्ट होती है तो एक चाबी बनती है और ये प्रक्रिया केवल तभी होती है जब वहां मौजूद हर एक राक्षस को मार दिया जाए।
वापस वर्तमान में आकर एक राक्षस को गिरते हुए देखकर वो समझ जाता है कि जिन यू का क्या मतलब था, और अपनी तलवार को तैयार करते हुए वो जानता है कि सब कुछ मार देना ही उसके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। उसका अगला साल और भी ज्यादा खूनी होता है क्योंकि वो लाखों और राक्षसों को काट डालता है। 3 साल के अंतहीन नरसंहार के बाद वो 15 लाख से ज्यादा राक्षसों को मार चुका है। लाशों के पहाड़ पर थका हुआ लेटा हुआ वो एक और आत्मा को शून्य में जाते हुए देखता है, लेकिन उसमें निराशा की एक गहरी भावना घर कर जाती है, इस डर से कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अचानक अंधेरी ऊर्जा और राक्षसी रूपों की एक विशाल लहर उस पर आ गिरती है, जो असीम अंधेरे से उभरती हुई चमकती आंखों के एक अंतहीन समुद्र को दिखाती है। वो अब समझ जाता है कि ये पूरा झुंड उसके सामने मौजूद इस राक्षसी समुद्र से ही आ रहा है। उसी पल एक नई मौजूदगी को महसूस करके उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। घबराहट में ऊपर देखते ही एक अचानक और भयानक एहसास उसके चेहरे पर उभर आता है। 10 सालों में राक्षस अधिक मजबूत हो गए हैं और अब एक एस रैंक वाला विशाल जीव बाहर आता है जो उसके नीली लपटों वाले कवच को जला देता है, क्योंकि वो इस नए खतरे का डटकर सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इस जीव की अपार शक्ति उसे नुकीले लाल इलाके में हिंसक रूप से गिरा देती है, और वो जानता है कि इस शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ की गई एक छोटी सी गलती का मतलब भी निश्चित मौत होगा। ऊर्जा की एक लहर के साथ वो अपना खुद का एक तेज तलवार जैसा हमला करता है। वो एक निर्णायक प्रहार करने के लिए सीधे राक्षस के खुले हुए जबड़े की ओर छलांग लगाता है, और उसकी तलवार एक क्रूर ताकत से टकराती है, जिससे हवा में एक विशाल खून की फुहार उड़ जाती है। घायल और भारी सांसें लेते हुए ये साफ दिखता है कि इस भीषण लड़ाई का उस पर गहरा असर हो रहा है, और एक पल के लिए वो सोचता है कि हार मान लेना शायद आसान रास्ता हो सकता है। लेकिन उसकी ये राहत बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि तभी अंधेरे से राक्षसों का एक और झुंड बाहर आता है। उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है जब उसे उस आदमी जियांग कुन का चेहरा याद आता है जिसने उसे धोखा दिया था। और सबसे बढ़कर वो जिन्यू को नहीं भूल सकता, वो एकमात्र इंसान जो अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है। झुंड के ऊपर मंडराते हुए वो अनलॉकर पाने के लिए उन सभी को मार डालने के अपने लक्ष्य को फिर से पक्का करता है। उसकी खून से लाल हुई आंख इस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकलने की उसकी हताश और पागल कर देने वाली इच्छा को दिखाती है। उसकी कैद का ये 12वां साल शुरू होता है, जिसे एक अकेले चमकते हुए खजाने के पेड़ द्वारा दर्शाया गया है। अजीब बात यह है कि वो पूरे 1 साल में एक भी राक्षस को नहीं मार पाया है, क्योंकि केवल एक आखिरी राक्षस बचा है, एक ग्रिफिन जो उस चमकते हुए खजाने के पेड़ की ओर खिंचा चला आया है। अपना मौका देखकर फ्रैंक युएनजी अंतिम लड़ाई शुरू करने के लिए आसमान से गोता लगाता है। वो अंधा कर देने वाली गति से उस जानवर पर उतरता है और उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार करने का लक्ष्य बनाता है। लेकिन हालांकि उसकी तलवार उसके मांस को चीर देती है, फिर भी उस जीव के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसके ऊपर मंडराते हुए वो जानवर अपने विशाल पंजों के साथ एक विनाशकारी जवाबी हमले की तैयारी करता है, और उसके पंजे जमीन को कुचल देते हैं, जबकि वो मानता है कि इस दुश्मन ने उसे पूरे 1 साल तक परेशान किया है। फिर वो जीव एक शक्तिशाली ऊर्जा का हमला करता है। उसका रूप अपार शक्ति से चमकने लगता है, जो फैंग युएनजी को एक विशाल उग्र विस्फोट में निगल लेता है और पूरी जमीन को हिला देता है। वो जली हुई धरती के ऊपर उड़ता है और अपने पीछे फूटती हुई ऊर्जा का एक मैदान छोड़ जाता है। लेकिन फैंग युएनजी डट कर खड़ा रहता है और उस जानवर के बार बार किए जा रहे ऊर्जा के हमलों से चिढ़ जाता है। एक गंभीर मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि वो व्यंग्यात्मक तरीके से अपने ही खराब प्रदर्शन पर अफसोस जताता है, ये बताते हुए कि पूरे साल उसे इसी एक हमले से खदेड़ा और पीटा गया है। जब वे लगातार होने वाले विस्फोट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन भागने के बजाय वो उस हमले का सामना करने के लिए मुड़ता है, एक ऊर्जा धनुष प्रकट करता है और अपनी ओर तेजी से आ रहे विनाशकारी ऊर्जा के उस विशाल गोले पर निशाना साधता है। ये ग्रिफिन मुस्कुराता है, जिससे पता चलता है कि वो उसे शुरू से ही इस रक्षात्मक मुद्रा में फंसा रहा था। फैंग युएनजी फूटते हुए ऊर्जा स्तंभों के एक मैदान के ऊपर मंडराता है और उन धमाकों से बाल बाल बच जाता है। लेकिन अचानक उस पर हथियारों की एक बौछार होती है, जो उसके कवच से टकराकर फट जाते हैं। इसका स्रोत पंखों वाला एक विशाल ग्रिफिन है, जो अविश्वसनीय गति से नीचे की ओर गोता लगाता है, जो उसकी स्पष्ट कमजोरी के बावजूद उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार करता है। एक भयंकर टक्कर में इसके मैजिक, गति और शक्ति को लगभग अजेय बताया गया है, और फैंग युएनजी को एहसास होता है कि ये पहला एसएस रैंक का राक्षस है जिसका उसने कभी सामना किया है। ये जानवर उसे जीने का मौका देता है अगर वो इसका गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए। शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे अपनी दया पर रखकर जवाब की मांग करता है। इससे बिना डरे फैंग युएनजी इंसानों को यातना देने के राक्षस के इस सामान्य तरीके का मजाक उड़ाता है, और फिर गंभीरता से सवाल करता है कि क्या उसे अब इंसान भी माना जा सकता है। उसके इस विरोध से क्रोधित होकर ग्रिफिन एक विनाशकारी अंतिम हमला करता है, जो ऊर्जा की तलवारों का एक तूफान भेजता है, जो हर दिशा से उस पर केंद्रित हो जाता है।
उसी पल फैंग युएन जी को ब्लैक टाइड नाम की एक छिपी हुई शक्ति के सक्रिय होने की याद आती है। एक अजीब क्षमता जिसने उसे अस्थायी रूप से सभी हमलों से अजेय बना दिया था। इसने राक्षसों को उसके द्वारा पहुंचाए गए किसी भी नुकसान को पूरी तरह से ना ठीक होने वाला बना दिया। उसका रूप अब परछाई में ढका हुआ है और वो उस जानवर से कहता है कि उसने एक घातक गलती की है। अपनी तलवार उठाते हुए और ठंडे दिमाग से उस जीव को अपने अंत के लिए तैयार रहने के लिए कहते हुए वो एक नई तकनीक डेथ नेकलेस कट का इस्तेमाल करता है, जिससे ऊर्जा की एक अंगूठी बनती है जो तुरंत नीली रोशनी की एक चमक में ग्रिफिन की गर्दन को चीर देती है। ये विशाल एसएस रैंक का राक्षस गिर जाता है और इसका आतंक का शासन अंततः खत्म हो जाता है। खंडहरों के बीच खड़े होकर फैंग युआनजी समझ जाता है कि दुनिया का रीस्टार्ट अंततः हो रहा है। उसके ऊपर अंधेरे आसमान में शुद्ध ऊर्जा का एक विशाल भंवर घूमता हुआ खुल जाता है। ये शानदार रोशनी उसकी दृढ़ आंखों में प्रतिबिंबित होती है और उसका लक्ष्य अब उसकी पहुंच के भीतर है। और उस भंवर में रोशनी से एक चमकता हुआ और अलौकिक रूप उभरने लगता है। वो तुरंत उस प्रसिद्ध सेराफिस को पहचान लेता है, वही चाबी जिसके बारे में जिन यू ने इतने साल पहले बताया था। अपार शक्ति के साथ जमीन पर उतरते हुए वो धरती को चकनाचूर कर देता है और अपना इनाम लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसका पूरा ध्यान केंद्रित है, उसकी शक्ति का हर एक कतरा बाहर निकलने के लिए तैयार है। एक शक्तिशाली छलान के साथ वो हवा में उड़ जाता है और अंधेरे के पंख उसे ऊपर की ओर धकेलते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और इकाई प्रकट होती है, एक अजीब तरल पदार्थ जैसा जीव जो रास्ते की रखवाली कर रहा है। बेखौफ होकर फैंग युआनजी सीधे इस अप्रत्याशित तरल रक्षक की ओर बढ़ता है और अपना कवच वाला हाथ सीधे उस जीव के अजीब पानी वाले शरीर में धंसा देता है। वो उसके कोर की गहराई में डूब जाता है और ऊर्जा की लहरें उसके शरीर में फैल जाती हैं। ये जीव उसे अचानक अपने ही शरीर के अंदर पाकर सदमे में नजर आता है। उस इकाई से एक अजीब सी चीख गूंजती है और उसका रूप उसके चारों ओर अस्थिर होने लगता है। अंदर फंसे रहकर वो उस रक्षक को वो चीज सौंपने का आदेश देता है जिसके लिए वो आया है। अपना धैर्य खोते हुए फैंग युआनजी दहाड़कर अपनी मांग रखता है और उसकी आंखें नीली आग से जल रही हैं। ये तरल जीव उसकी इच्छा शक्ति के दबाव में दर्द से तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से मुड़ जाता है जो उसकी भारी ताकत का विरोध करने में असमर्थ है। और इस अराजकता के बीच से पंखों वाला एक नया देवदूत का आकार उभरने लगता है। आखिरकार उसका हाथ उस सजीली सुनहरी चाबी के चारों ओर बंद हो जाता है और उसके बाहर निकलने का सपना अब हकीकत बन गया है। राहत के आंसुओं के साथ दशकों के नरसंहार के बाद फैंग युआनजी अपनी अंतिम जीत का जश्न मनाता है और उस डंजन का नारकीय परिदृश्य एक नई सुबह में बदलने लगता है, क्योंकि प्रकाश का एक शानदार स्तंभ फूट पड़ता है जो दुनिया के लंबे समय से प्रतीक्षित रीसेट का संकेत देता है। वो खुद को एक विशाल और सुलगते हुए गड्ढे के बीचों बीच अकेला खड़ा पाता है। वो अविश्वास में चारों ओर देखता है और सोचता है कि क्या वो आखिरकार असली दुनिया में लौट आया है। ये वीरानापन और खालीपन उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो अभी भी उस डंजन में ही फंसा हुआ है। उसके विचार तब टूटते हैं जब अचानक अंधेरे से एक दांतों वाला राक्षस उस पर झपटता है। वो मुश्किल से इस हमले को रोक पाता है और इस दौरान उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये मानने के बाद भी कि उसने हर एक राक्षस को मार दिया है, उसे अभी भी लड़ना पड़ रहा है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वो एक कामचलाऊ हथियार उस जीव के सिर पर मारता है और एक ही निर्णायक प्रहार में उस जंगली सुअर को गिरा देता है, जिससे तत्काल खतरा टल जाता है। लेकिन वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी वर्तमान ताकत ऐसे कमजोर दुश्मन को हराने के लिए ही काफी है। उसे एहसास होता है कि उसने जितनी भी मौत की ऊर्जा इकट्ठा की थी वो उस डंजन के ढहने से बचने में खत्म हो गई, और उसे एक बार फिर से एक साधारण लो लेवल अवेकंड के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। एक जंगल में भटकते हुए उसे एक कैबिन दिखाई देता है और वो खाने की तलाश करने का फैसला करता है और सावधानी से अंदर झांककर आवाज लगाता है कि क्या कोई घर पर है। उसका सामना एक गंभीर दृश्य से होता है जहां उसे पुराने शिकारियों के कंकाल मिलते हैं। कुछ छूटे हुए कपड़े मिलने के बाद वो एक नए सिरे से दुनिया का सामना करने की तैयारी करता है। उसे एक नक्शा मिलता है और उसे एहसास होता है कि उसे गए हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। एक नए उद्देश्य के साथ वो इस बदली हुई दुनिया में रास्ता खोजने के लिए तैयार होकर कैबिन से बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर कोर को उठाता है जो उसकी हालिया दयनीय लड़ाई का एकमात्र सबूत है। शहर में वापस आकर फैंग वैनजी नक्शे को देखता है जो एक जानी पहचानी दुनिया में एक अजनबी बन चुका है। उसकी उंगली हॉस्पिटल के रास्ते को दर्शाती है और अब उसका एकमात्र विचार जिन यू को खोजना है। वाइल्ड स्पिरिट गिल्ड का एक प्रमोटर उससे टकराता है और उसे एक फ्लायर सौंपता है जिस पर उसके धोखेबाज जियन कुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और उसे एहसास होता है कि इंतकाम का समय आखिरकार आ गया है, जब वो एक विशाल गगनचुंबी इमारत के बिलबोर्ड पर जियन कुन का चेहरा एक नायक के रूप में छपा हुआ देखता है।
इस ब्रॉडकास्ट में एस रैंक के राक्षसों को हराने और जनता को चाबियां दान करने के लिए उस गद्दार की तारीफ की जाती है जो फैंग वैनजी को इस खुले झूठ पर ठंडे और सुलगते हुए गुस्से से भर देता है। उसका हाथ कस जाता है और वो अपनी नफरत को अंदर ही अंदर दबाते हुए उस फ्लायर को कुचल देता है। और अब अपना लक्ष्य साफ होने के बाद वो ये जानते हुए वहां से चला जाता है कि गिल्ड केवल ताकतवर लोगों को ही स्वीकार करता है। उसकी यात्रा उसे उस विशाल आधुनिक हॉस्पिटल तक ले जाती है जिसकी उसे तलाश थी, और वो भारी मन से ये गौर करता है कि इतने सालों के बाद भी ये इमारत वैसी की वैसी ही है। अंदर एक हताश नन एक पास्टर से अपने मरते हुए बेटे को बचाने की विनती करती है, लेकिन वो आदमी बेरहमी से उसे बताता है कि वो सर्जरी के लिए आवश्यक बी रैंक कोर का खर्च नहीं उठा सकती। फिर ये पास्टर उस परेशान महिला को हिंसक रूप से धक्का देता है और उसे अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग वैनजी उसके गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये नन सदमे में ऊपर देखती है और 2 लंबे दशकों के बाद उसे पहचान लेती है। वो तुरंत पूछता है कि क्या वो जिन यू की नर्स है और मांग करता है कि उसे उसके पास ले जाया जाए। आंखों में आंसू लिए वो नर्स संघर्ष करते हुए जिन यू के बारे में कुछ भयानक खबर सुनाती है। वो एक कब्र के पत्थर के सामने खड़ा है और उसे पता चलता है कि जिस महिला के लिए वो लड़ा था वो उसका इंतजार नहीं कर सकी। फैंग वैनजी गहरे सदमे में झूमने लगता है और उसकी पूरी दुनिया एक पल में चकनाचूर हो जाती है। एक याद वापस आती है जिसमें पक्षियों को उड़ते हुए एक शांत आसमान दिखाया गया है। एक नन बताती है कि जिन यू का निधन लगभग 20 साल पहले हो गया था, ठीक उसके फंसने के तुरंत बाद। एक पुरानी याद में पुजारियों ने हताश होकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनके आशीर्वाद उसकी जान बचाने में विफल रहे। और दुख से अभिभूत होकर वो नन रोते हुए जिन यू की अंतिम आरामगाह तैयार करने की घटना को याद करती है। फैंग वैनजी बस रो सकता है और अपने दुख के बीच उस महिला की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है, और अंतिम संस्कार के खर्च को कवर करने के लिए उसे एक चमकता हुआ एस रैंक कोर देता है जो एक अनमोल खजाना है। ये महिला उस उपहार की भारी कीमत से स्तब्ध है और इतनी महंगी चीज लेने से इनकार कर देती है, लेकिन वो प्यार से उस क्रिस्टल को उसके हाथ में दबा देता है और उसे रखने की जिद करता है। फिर फैंग वैनजी बताता है कि उसे पता है कि उसका अपना बेटा बीमार है और वो उससे इसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने का आग्रह करता है, और बदले में वो बस उस इंसान से अकेले बात करने के लिए कुछ पल मांगता है। ठंडे पत्थर के सामने घुटने टेककर वो आखिरकार अपनी इस विनाशकारी नई हकीकत का सामना करता है। अपने आंसुओं के बीच वो उसके लिए जमा किए गए मुट्ठी भर चमकते हुए रत्नों को पेश करता है और एस रैंक कोर्स का खजाना दिखाता है जिसे उसने सालों तक बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। उसने उसकी बीमारी को ठीक करने और बचे हुए रत्नों से एक नेकलेस बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वो जा चुकी है तो कीमती रत्न उसकी पकड़ से गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो जाते हैं। पिछले 2 दशकों से उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से अर्थहीन हो गया है। निराशा से टूटकर वो वहां ना होने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि गहरी अंधेरी ऊर्जा हलचल करने लगती है और उसका दुख अंधेरे की एक विशाल लहर में फूट पड़ता है जो पूरे कब्रिस्तान को निगल लेता है। कब्रिस्तान में छिपकर फैंग वैनजी ऊपर उड़ते हुए एक फ्यूचरिस्टिक एयरशिप को देखता है जो एक संदेश प्रसारित कर रहा है। इस ब्रॉडकास्ट को सुनकर अत्यधिक दुख से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये संदेश एक ताकतवर गिल्ड को बधाई देता है और ऑनलाइन जियानकुन की तारीफ करने के लिए एक बड़े इनाम की पेशकश करता है, एक ऐसा नाम जो फैंग वैनजी की आंखों में एक गहरे और प्रतिशोध से भरे गुस्से को भड़का देता है। शुद्ध क्रोध के दौरे में वो बदला लेने की अपनी कसम को चिल्लाकर कहता है और एक विशाल कब्र के पत्थर को चकनाचूर कर देता है। उस स्मारक के टूटे हुए टुकड़े रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं, ऊपर एयरशिप से टकराते हैं और उसमें विस्फोट कर देते हैं, जिससे पास की एक बालकनी से ये नज़ारा देख रहा एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी हैरान रह जाता है। चिढ़कर वो प्रेसिडेंट के एयरशिप के फटने को निराशाजनक कहकर खारिज कर देता है और एक जांच का आदेश देता है। वहीं कब्रिस्तान में वापस चारों ओर की कब्रों से एक अजीब नीली ऊर्जा उठती है। ये डेथ एनर्जी फैंग वैनजी में बहती है, जो बताता है कि उसने अपनी आधी ताकत वापस पा ली है। कुछ शक्ति वापस पाने के बाद वो हलचल भरे शहर की नियॉन लिट सड़कों की ओर बढ़ता है और उसकी मंजिल अवेकन मिशन एक्सचेंज सेंटर है, जो शिकारियों के लिए एक जाना माना केंद्र है। नीचे अलग अलग तरह की भीड़ को देखते हुए वो गौर करता है कि इतने सालों के बाद भी ये जगह कितनी जीवंत है। ये केंद्र फ्रीलांस अवेकेंट के लिए एक पनाहगाह का काम करता है, जो गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहते हैं। ये आउटसोर्स सपोर्ट मेंबर्स को भी आकर्षित करता है, एक ऐसी भूमिका जिसे वो दर्द के साथ अपने अतीत से याद करता है। 20 साल बाद लौटकर वो इस बात पर विचार करता है कि उसकी अपनी मानसिकता कैसे पूरी तरह से बदल गई है। वो भीड़ के बीच से गुजरता है, ये मानते हुए कि जियानकुन ने जरूर सोच लिया होगा कि वो बहुत पहले ही मर चुका है। अचानक एक गुंडा उसकी पीठ पर बंदूक रख देता है, लेकिन वो शांत रहता है, ये जानते हुए कि उसे अभी छिपकर रहना है।
पास ही में एक हट्टा कट्टा शिकारी पकड़े गए जीव को बेचने की कोशिश करता है ताकि उसे जल्द ही पैसे मिले और वो डंजन में प्रवेश कर सके। लेकिन हुड वाला वेंडर उस राक्षस की जांच करता है और ध्यान देता है कि इसमें क्रिस्टल कोर की कमी है और ये बहुत कम मूल्य का है। ये ताकतवर आदमी राक्षस के अंगों के लिए अधिक पैसे की मांग करता है, लेकिन फैंग वानजी शांति से एक हाथ उठाता है। उसे याद आता है कि उसने इन जीवों को पहले देखा है और समझाता है कि इनका क्रिस्टल कोर शरीर के अंदर छिपा नहीं होता है, बल्कि टेंटिकल्स की हरकतों को शक्ति देने के लिए उनके पंजों के सामने बढ़ता है। ये खुलासा उस शक्तिशाली शिकारी को बहुत खुश कर देता है। जब उसे 6 ग्रेड सी कोर्स से होने वाले भारी मुनाफे का एहसास होता है, वो इस टिप के लिए फैंग वानजी को भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का इस इनाम को मना कर देता है और इसके बदले एक मदद मांगता है। और एक चालाक मुस्कान के साथ फैंग वानजी उस आदमी के आगामी डंजन रेड में शामिल होने के लिए कहता है। उसकी ये मांग तुरंत संदेह पैदा करती है, क्योंकि शिकारी डंजन में प्रवेश करने के उसके असली इरादों पर सवाल उठाता है। फैंग वानजी घबराकर दावा करता है कि वो सिर्फ राक्षसों पर रिसर्च कर रहा है और डेथ ऑरा सूखने के अपने असली लक्ष्य को छिपा लेता है। वो आदमी फिर उसके अवेकन टैलेंट के बारे में पूछता है, जिस पर फैंग वानजी स्वीकार करता है कि उसके पास कुछ नहीं है और केवल सपोर्ट की पेशकश करता है, जिस पर पास में छिपा एक हरे बालों वाला आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है। ये नया व्यक्ति इस विचार का मजाक उड़ाता है और एक बिना टैलेंट वाले इंसान को मौत से बचने के लिए साधारण गिल्ड मिशन से जुड़े रहने के लिए कहता है। ये ताकतवर लीडर अपने साथी के कठोर शब्दों के लिए माफी मांगता है और एक साधारण इंसान को साथ लाने के जोखिम को समझाता है, क्योंकि एक कमजोर कड़ी लड़ाई में पूरी टीम के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। फैंग वानजी बस उस आदमी को उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है और हरे बालों वाले आदमी के घायल हाथ पर ध्यान देता है, और वो सीधे उस बदतमीज व्यक्ति से पूछता है कि उसके घायल हाथ को क्या हुआ। ये लीडर मजाक उड़ाते हुए बताता है कि उसका साथी गिल्ड टेस्ट में फेल होने पर घायल हो गया था और उसकी खुद की टैलेंट की कमी को उजागर करता है, जिससे हरे बालों वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है, जो उसे बकवास करने वाला होने के लिए कोसता है। वो बताता है कि घाव में एक रेंगने वाले जीव ने जहर फैला दिया है, जिसे ठीक करने के लिए एक महंगे प्रीस्ट की जरूरत है। फिर वो फैंग वानजी को घूरता है और सवाल करता है कि वो इसका इलाज कैसे कर सकता है। जवाब में फैंग वानजी बस एक समझदारी भरी और आत्मविश्वासी मुस्कान देता है। फैंग वानजी वेंडर के पास जाता है और घाव के इलाज के लिए राक्षस का एक नाखून मांगता है, और हरे बालों वाला आदमी ताना मारता है जब उसे उस पिसे हुए उपाय को निगलने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारा लड़का बताता है कि वो नाखून सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। वो जहर को खत्म करने के लिए अपने डेथ ऑरा का उपयोग करता है, जिससे वो बदतमीज व्यक्ति हैरान रह जाता है जब वो अपना हाथ खोलता है और उसे पूरी तरह से ठीक पाता है। ये ताकतवर लीडर खुशी से झूम उठता है, फैंग वानजी को पकड़ता है और टीम में रिसर्चर का स्वागत करता है। हालांकि वो इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा के लिए डंजन में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजना चाहिए। उसी पल समूह के अनजान होने पर फैंग वानजी की कमीज के चारों ओर एक अजीब लाल ऊर्जा घूमती है, क्योंकि सफेद कवच पहने एक व्यक्ति अपने फोन पर बिग बॉस नाम के एक कॉन्टैक्ट को डायल करता है। दूसरी तरफ का बॉस घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसका बेटा मिल गया है, लेकिन कॉलर के पास जानकारी है और बताता है कि उसने किसी को उसके बेटे के कपड़े पहने हुए देखा है और वो उन पर उसकी गंध भी सूंघ सकता है। लेकिन उसकी आवाज़ डरावनी हो जाती है जब वो उस गंध की प्रकृति को स्पष्ट करता है और बताता है कि ये उसके बेटे की कम और उसके बेटे की लाश की अधिक महकती है। ये बॉस उसे समूह का बारीकी से पीछा करने और तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश देता है। इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने वो आदमी टीम के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें अभी भी एक और सदस्य की आवश्यकता है, गर्व से ऐलान करते हुए कि उसका टैलेंट सुपर सेंसेस है और वो एक आर्चर है। टीम के पूरा होने के बाद लीडर अपनी बेल्ट पर एक चमकते हुए बकल को छूता है और एक विशाल सजी हुई ग्रेट स्वॉर्ड बुलाते हुए ऐलान करता है कि अब चलने का समय हो गया है। लेकिन फैंग वानजी चुपचाप गिनता है और भ्रमित है कि लीडर ने 5 क्यों कहा जबकि वहां केवल 4 हैं। जंगल की गहराई में टीम अपने अंतिम सदस्य से मिलने पहुंचती है। लाल रंग का हुड पहने एक अकेली व्यक्ति, जिसे लीडर हमेशा पहले पहुंचने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन वो बस भीड़ को नापसंद करने की बात कहती है। एक युवा व्यक्ति समूह में शामिल होता है और सवाल करता है कि क्या ये हुड वाली महिला उनकी 5वीं सदस्य है, जो गुप्त रूप से अपने असली राक्षसी स्वभाव को एक रहस्यमयी नकाब के पीछे छिपा रही है। ये नया व्यक्ति तुरंत उसे पहचान लेता है और ऐलान करता है कि वो भेष में एक राक्षस है। एक और साथी ध्यान देता है कि उसका छलावरण एकदम सही है, जो उनके आर्चर की उन्नत इंद्रियों को भी मूर्ख बना रहा है। लेकिन 4 करोड़ राक्षसों को मारने के बाद फैंग वानजी की प्रवृत्तियों को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो उसकी ओर से हत्या का कोई इरादा महसूस नहीं करता, जो उसके लंबे और खूनी अनुभव में पहली बार हुआ है। और अब टीम के पूरा होने के बाद उनका लीडर रेड शुरू करने के लिए एक चाबी पकड़ता है। ये चाबी ताज के बिना है, जो एक लो लेवल डंजन का संकेत देती है, जिसके अंदर कोई सचमुच खतरनाक जीव नहीं है, जिसे वो एक्टिवेट करता है, और उनके सामने एक घूमता हुआ नीला भंवर प्रकट हो जाता है।
ये 5 शिकारी पोर्टल के सामने परछाई की तरह खड़े हैं, अज्ञात में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उनका ताकतवर लीडर कमान संभालता है और सभी को साथ रहने के लिए कहता है जब वे अंदर जाते हैं। जबकि फैंग वांजी भेस बदले हुए उस राक्षस के पीछे चलता है, इस अजीब मोड़ पर विचार करता है। तभी हरे बालों वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अपनी जिंदगी दांव पर ना लगाने की चेतावनी देता है। लेकिन फैंग वांजी की ठंडे गुस्से की एक झलक एक ही आदेश में उसे चुप करा देती है। ये अचानक तीव्रता उस आदमी की रीढ़ में सहरन पैदा कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, बुदबुदाते हुए कि हमारे लड़के को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। फैंग वांजी दृढ़ रहता है, ये जानते हुए कि खतरा उसका इंतजार कर रहा है, चाहे वो आगे बढ़े या पीछे हटे। और अपना मन बना लेने के बाद वो पोर्टल की ओर कदम बढ़ाता है। अंदर जो कुछ भी है उसका सामना करने के लिए तैयार है, बिना एक भी सेकंड की हिचकिचाहट के। डंजन के द्वार की अंधा कर देने वाली रोशनी में चल देता है। वो पोर्टल उसके पीछे गायब हो जाता है और अपने पीछे केवल शांत जंगल छोड़ जाता है। एक धधकते हुए ज्वालामुखी डंजन के अंदर आकर शिकार शुरू होने के लिए तैयार है। ये ताकतवर टीम लीडर अपनी नई बनी पार्टी के लिए मिशन ब्रीफिंग शुरू करता है और उन्हें उस गुफानुमा डंजन में फैली जानलेवा गर्मी और जहरीली गैसों के बारे में चेतावनी देता है। उनके मुख्य लक्ष्य मोल्टन डॉग्स हैं, जिनके कोर्स और दाढ़े बहुत कीमती लूट हैं। फिजिकल कॉम्बैट स्पेशलिस्ट के रूप में लीडर खुद को टीम की मेज एक्यूई के साथ जोड़ता है। ये क्राउड कंट्रोलर मोसिया किन को फिर घबराए हुए आर्चर के साथ काम करने का जिम्मा सौंपा जाता है और फैंग वांजी के पास राक्षस की लूट इकट्ठा करने का आसान और नीचा काम छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, मेज को राक्षसों का एक झुंड उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। केवल 10 घंटे की समय सीमा के साथ लीडर टीम को तुरंत आगे बढ़ने का आदेश देता है और गुर्राते हुए मोल्टन डॉग्स का एक झुंड आगे बढ़ता है। उनकी पत्थरीली खाल तेज गर्मी से चमक रही है। उनमें से एक जीव एक खतरनाक फुफकार निकालता है। उसका चौड़ा मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है। ये देखकर लीडर अपनी पार्टनर को बुलाता है और अपनी ग्रेट सोर्ड के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। उसका शक्तिशाली प्रहार पत्थर और लावे के एक उग्र विस्फोट के साथ एक राक्षस को चीर देता है, जबकि ऊपर से काले हथियारों की बारिश होती है क्योंकि मेज अपना खुद का शक्तिशाली स्पेल तैयार करती है। एक्यूई अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती है और उन्हें खत्म करने के लिए शुद्ध बर्फ के जादू का एक विनाशकारी भंवर सीधे आने वाले झुंड की ओर बुला लेती है। बर्फ के अनगिनत टुकड़े आकार ले लेते हैं और ऊपर आसमान से उन आग वाले जानवरों पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। बर्फ के ये टुकड़े राक्षसों की सख्त पथरीली खाल को आसानी से जानलेवा ताकत के साथ बेध देते हैं। एक पल में मोल्टन डॉग्स का पूरा झुंड जम जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर ये मेज फैंग वांजी पर मुस्कुराती है और रिसर्चर को जल्दी से सामग्री इकट्ठा करने का आदेश देती है। एक धधकते हुए डंजन के अंदर फैंग वांजी सावधानी से एक विशाल राक्षस के जबड़े से एक दांत निकालता है। खून से सने दांत को पकड़कर वो अपनी योजनाओं के लिए इस अपमान को एक जरूरी कदम के रूप में स्वीकार करता है। मिशन पूरा होने के बाद वो खतरनाक लावे के मैदान से होकर सोते हुए जानवर से चुपचाप दूर खिसक जाता है। लेकिन उसका ये भागना तब रुक जाता है जब उसकी आंखें खतरे को भांपकर चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे एक अप्रत्याशित मौजूदगी का एहसास होता है। लावे के 2 जीव जाग चुके हैं और अब खतरनाक इरादे के साथ उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। पास ही में एक सुनहरे बालों वाला तलवारबाज और एक रहस्यमयी हुड वाला व्यक्ति भी इस खतरनाक डंजन में रास्ता खोज रहे हैं। और वो तलवारबाज मन ही मन शिकायत करता है, सोचता है कि वो उसके साथ टीम बनाने के झमेले में कैसे फंस गया। उनका ध्यान भटकाना महंगा साबित होता है, क्योंकि वे अचानक खुद को पूरी तरह से राक्षसों से घिरा हुआ पाते हैं। तलवारबाज घबरा जाता है और महसूस करता है कि पल भर के लिए ध्यान भटकने से वे सीधे एक जानलेवा जाल में फंस गए हैं। इसके बिल्कुल विपरीत हुड वाली महिला पूरी तरह से शांत रहती है और उसे अपने आदेश का इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके हुड के नीचे से एक अजीब सम्मोहन ऊर्जा निकलने लगती है। जबकि वो अपनी शक्ति केंद्रित करती है, ये ऊर्जा उसके सामने खड़े विशाल जीव के ऊपर से बहती है और उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है। उसका विशाल जबड़ा खुला रह जाता है। उस जीव की एक आंख अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और उस जानवर के पूरी तरह सम्मोहित होने से उसने हमले के लिए एक सही मौका बना लिया है। हैरान तलवारबाज की ओर मुड़कर वो एक ही शब्द अब के साथ हमला करने का इशारा करती है। उसे सटीक निर्देश मिलते हैं जो उसके बाएं और दाएं लक्ष्यों की संख्या बताते हैं, जबकि हुड वाली महिला उसे निशाना लगाने के लिए कई सारे जटिल एंगल्स बताती है। और उसकी गणनाओं पर पूरा भरोसा करते हुए वो एक शक्तिशाली चमकता हुआ तीर छोड़ता है। उसका शॉट एकदम सीधा उस सम्मोहित मुख्य राक्षस के खुले हुए जबड़े में जाता है और ये असंभव सटीकता के साथ पलट कर टकराता है और एक ही शानदार चाल में कई अन्य जीवों को मार गिराता है। ये आर्चर उस झुंड के बीच से गुजरता है। उसका चमकता हुआ तीर जानवरों के बीच गति की एक धुंध बन जाता है। वो हवा में छलांग लगाते हुए एक और सटीक निशाना लगाता है और अपने पार्टनर के लिए रास्ता साफ कर देता है। एक आत्मविश्वासी नजर के साथ वो पुष्टि करता है कि आखिरी राक्षस गिर गया है और अब उसका काम पूरा हो गया है। दूसरी जगह ताकतवर लीडर और मेज एक भयंकर लड़ाई में है और अपने किल्स गिन रहे हैं।
जबकि फैंग वानजी इस नरसंहार के बीच बिना हिले खड़ा है और लीडर की हंसी उस गुफा में गूंज रही है। वो मन ही मन इन कमजोर राक्षसों का मजाक उड़ाता है, ये ध्यान देते हुए कि ये भी उसे उसके डेथ ऑरा का एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। ये मेज एक्यूई उसकी इस निष्क्रियता का मजाक उड़ाती है, ये मानकर कि खून देखकर वो डर के मारे सुन्न हो गया है। अपनी बात साबित करने के लिए वो पास आते हुए एक जीव पर एक शक्तिशाली बर्फ का भाला छोड़ती है, जिसका बर्फीला हथियार उसकी खोपड़ी को चीर देता है, जिससे वो जानवर दर्द से करहा उठता है। उसकी आंख दर्द और गुस्से से चमकती है और बर्फ का वो टुकड़ा उसके सिर में गहराई तक धंस जाता है। और फैंग वानजी के चेहरे पर घबराहट छा जाती है जब उसे उसकी भयानक गलती का एहसास होता है। वो उस पर जादू का इस्तेमाल करना बंद करने के लिए चिल्लाता है और चेतावनी देता है कि लीडर इसे खत्म करने दे। गुस्से में आकर एक्यूई उसे कहती है कि वो उस पर हुक्म ना चलाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले टीम की मदद की थी। और उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो फ्रॉस्ट रोर नाम का एक और भी शक्तिशाली बर्फ का स्पेल छोड़ती है। बर्फ कर देने वाली ऊर्जा की एक लहर उस राक्षस पर बहती है और उसे बर्फ की कब्र में कैद कर देती है। कुछ ही सेकंड में वो जीव सिर से पैर तक पूरी तरह से जम जाता है और ऐसा लगता है कि वो हार चुका है। लेकिन फैंग वानजी अपने दांत पीसता है और समझाता है कि ऐसा जादू जो जानलेवा नहीं है, वो एक खतरनाक म्यूटेशन का जोखिम पैदा करता है। जैसे ही वो ये कहता है, बर्फ टूट जाती है और नीचे एक भयानक नया रूप दिखाई देता है। ये जीव विकसित हो गया है। इसका शरीर अब पत्थर और गुस्से का एक अजीबोगरीब रूप है जो मेज को चौंका देता है। ये नया उत्परिवर्तित जानवर उस हैरान एक्यूई के ऊपर मंडराता है, जिसे अब अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होता है। टीम की ये मेज एक्यूई पहले हमला करने का फैसला करती है और एक शक्तिशाली बर्फ का हथौड़ा बुलाती है। उसका बर्फीला हथियार अविश्वसनीय गति और ताकत के साथ गुफा में उड़ता है। ये राक्षस की खाल से टकराकर चूर चूर हो जाता है और पिघले हुए पत्थर में गहराई तक छेद कर देता है। लेकिन ये हमला उस जानवर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। उसकी विशाल आंख गुस्से से चमक उठती है। एक भयानक लावा टाइटन जमीन से बाहर निकलता है और मेज की ओर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है। और तभी फैंग वानजी बीच में आता है। उसके हाथ के चारों ओर एक अजीब नीला ऑरा चमकने लगता है। इस मेज को राक्षस की ताकत से हवा में असहाय रूप से उड़ा दिया जाता है। उनका लीडर सदमे में देखता है, ये सोचकर कि उसके साथी ने उड़ना कब सीखा। लेकिन ये फैंग वानजी की ऊर्जा है जो उस डरे हुए आदमी को धीरे से जमीन पर उतारती है। एक्यूई तुरंत अपने बॉस से पीछे हटने की विनती करता है, ये दावा करते हुए कि ये जीव उनके लिए बहुत शक्तिशाली है। लेकिन लीडर इस विचार को गुस्से में ठुकरा देता है और अपने मेहनत से कमाए गए मुनाफे के बिना जाने से इनकार कर देता है। वो फिर मौसियाकिन को बुलाता है और क्राउड कंट्रोलर को राक्षस को काबू करने का आदेश देता है। वो अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन स्वीकार करती है कि जानवर इतना मजबूत है कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मेज एक बार फिर अपने लीडर से विनती करता है कि जब तक मौका है तब तक भाग चलें, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है क्योंकि फैंग वानजी का नीला ऑरा उसे पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे लीडर भ्रमित रह जाता है जब उसका साथी एक कठपुतली की तरह उसके पास से गुजरता है। वो और मौसियाकिन दोनों बस देखते रह जाते हैं, ये सोचकर कि क्या मेज पागल हो गया है। जब एक्यूई सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे राक्षस के चमकते हुए कोर की ओर हवा में तैरने लगता है। अंधेरे में फैंग वानजी अपना नियंत्रण दिखाता है और अपने डेथ ऑरा से मेज को नियंत्रित करता है। वो फिर उस असहाय आदमी को सीधे जीव के दिल में एक जिंदा बम की तरह हवा में उड़ा देता है। एक विशाल जीव का मुंह खुलता है और उसका मांसल कोर एक चमकती हुई आंख के चारों ओर धड़क रहा है। खौफ में चीखते हुए एक सुनहरे बालों वाले साथी को राक्षस के अंग की ओर सीधे एक हथियार की तरह फेंका जाता है। उसकी अकेली आंख खतरनाक लाल रंग से चमकती है और उसका मांसल मुंह बंद होने लगता है। लेकिन फैंग वानजी अपना मौका देख लेता है क्योंकि वो जानता है कि जीव के हमले का एक कूल डाउन समय है। अपने डेथ ऑरा का उपयोग करते हुए वो दूर से ही स्थिति को नियंत्रित करने की तैयारी करता है और अचानक एक विशाल काली तलवार उस डरे हुए आदमी के हाथों में प्रकट हो जाती है, जो उसे इस हथियार को अविश्वास में घूरने के लिए छोड़ देती है, जिसे अब वो रहस्यमय तरीके से पकड़े हुए है। पूरी तरह से हैरान, उसे नहीं पता कि ये रहस्यमय तलवार आखिर आई कहाँ से, लेकिन वो इसका विरोध करने में असमर्थ है क्योंकि ये उसे अविश्वसनीय ताकत से नीचे की ओर खींचती है। ये अनिच्छुक योद्धा सीधे राक्षस के बंद होते मुंह में गिर जाता है और पूरे रास्ते चीखता रहता है, और वो तलवार पत्थर और आग की बारिश में जीव की पीठ से बाहर निकल आती है, जिससे वो विशाल जानवर दो हिस्सों में बंट जाता है और हिंसक रूप से फट जाता है। फैंग वानजी अपने अधूरे नियंत्रण पर विचार करता है और स्वीकार करता है कि डेथ ऑरा से लोगों को नियंत्रित करना कठिन है, जबकि आर्चर भारी सांसें लेता है और अभी भी इस भयानक अनुभव से सदमे में है।
राक्षस के अवशेषों को घोर अविश्वास में घूरते हुए कि वो इसका जिम्मेदार था, ये ताकतवर लीडर प्रकट होता है और आर्चर के छिपे हुए तुरुप के पत्ते के लिए उसकी प्रशंसा करता है और मानता है कि वो डर गया था। और आर्चर भी नाटक करता है, घबराकर दावा करता है कि कठिन लड़ाइयों ने उसे और मजबूत बना दिया है। दूर से फैंग वांजी मुस्कुराता है, इस बात का मजाक उड़ाते हुए कि वो लड़का कितनी आसानी से सारा श्रेय ले रहा है। 10 घंटे का मिशन 3 घंटे में पूरा होने के बाद लीडर टीम से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर वो हिचकिचाता है, ये उल्लेख करते हुए कि उसके पास एक सुझाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ये कहना चाहिए या नहीं, इस बारे में वो आश्वस्त नहीं है। ये ताकतवर लीडर बताता है कि उनकी डंजन की सस्ती थी, क्योंकि ये कुख्यात रूप से जानलेवा है। अंदर एक ऐसी गुफा है जिसकी खोज नहीं की गई है, एक मौत का जाल जहां पहले जाने वाला हर खोजकर्ता मारा गया है। वो सुझाव देता है कि वे अब उस गुफा में जाएं, एक्यूई की शक्ति पर पूरा भरोसा करते हुए, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन फैंग वांजी शांति से अपनी उंगली पर जली एक लौ को बुझाता है, जो उसकी स्वीकृति का संकेत है। इसे एक संकेत मानकर लीडर उत्सुकता से ऐलान करता है कि वे उस जानलेवा रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और टीम गुफा के उस अशुभ खोपड़ी के आकार वाले प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। दहलीज पर खड़े होकर पांचों शिकारी उन धधकती गहराइयों में जाने की तैयारी करते हैं, और उनका लीडर उन्हें चेतावनी देता है कि इस जटिल और खतरनाक इलाके में उन्हें एक साथ रहना होगा। एक ही पल में वो मुड़ता है और खुद को उस रास्ते में बिल्कुल अकेला पाता है। घबराकर वो तय करता है कि उसका एकमात्र विकल्प ताकतवर मेज एक्यूई को कसकर पकड़ लेना है। इस बीच फैंग वांजी बिल्कुल अकेला खड़ा है और इस अलगाव से पूरी तरह से बेपरवाह है। ये जानते हुए कि घुसपैठियों के गहरे जाने तक इंतजार करना और फिर रास्ता बंद कर देना स्थानीय राक्षसों की रणनीति है, वो समझ जाता है कि वे प्रवेश द्वार के पास ही घात लगाए बैठे होंगे, क्योंकि अचानक दीवारों से तलवारें निकल आती हैं और उसे आर्चर दिखाई देता है, और वो समझ जाता है कि उस आदमी ने जानबूझकर खुद को समूह से अलग किया था। ये आर्चर मुस्कुराता है, ये मानते हुए कि उसे बिना किसी गवाह के फैंग वांजी से पूछताछ करने का सही मौका मिल गया है। लेकिन हमारा लड़का बस एक ही शब्द कहता है, मानो वो घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद कर रहा था। अचानक विशाल उत्परिवर्तित राक्षस उसका सामना करने के लिए अंधेरे से बाहर आते हैं, जिससे छिपा हुआ आर्चर घबरा जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि एक बी ग्रेड का शिकारी भी यहाँ मारा जाएगा। एक ही पल में उत्परिवर्तित जानवरों के उस पूरे झुंड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे आर्चर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है जब उनके कटे हुए शरीर उसके चारों ओर बारिश की तरह गिरने लगते हैं। एक भ्रमित लावा राक्षस नीली तलवार को अपनी छाती से बिना कोई नुकसान पहुंचाए आर पार होते हुए घूरता है, लेकिन अगले ही पल वो और उसके साथी कटकर अलग हो जाते हैं और टुकड़ों में बिखर जाते हैं। फैंग वांजी ताना मारता है, ये सोचकर कि अपने डेथ हॉरा को वापस पाने के लिए उसे इन कमजोर लोगों से और कितनी देर लड़ना होगा। तभी गुफा के सबसे गहरे अंधेरे में एक चमकती हुई लाल आंख खुलती है। अंततः एक सच्ची चुनौती सामने आती है, एक विशाल लावा टाइटन जिसे हमारा लड़का एक अच्छा प्रतिद्वंदी मानता है। ये टाइटन तुरंत उस पर एक विशाल धधकता हुआ मुक्का मारता है। उसकी मुट्ठी उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रही है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने के लिए तैयार है। फिर भी फैंग वांजी शांति से अपना एक हाथ उठाता है और गहरी कड़कती हुई ऊर्जा का एक गोला बनाता है। शुद्ध शक्ति का ये गोला तेजी से फैलता है और एक अशुभ नीली रोशनी के साथ धड़कता है, और ये धधकते हुए हमले का डटकर सामना करता है और टाइटन के हमले को बीच में ही रोक देता है। सिर्फ 2 उंगलियों से वो जानवर का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या बस इतनी ही ताकत है, जिससे वो राक्षस और भड़क जाता है और उसका मुंह आग का सैलाब छोड़ने के लिए खुल जाता है। उनके ऊपर अंधेरी ऊर्जा का एक विशाल गोला प्रकट होता है, जो पूरी गुफा को छोटा कर लेता है, और वो गोला अविश्वसनीय शक्ति के साथ फटता है और सारी रोशनी और आवाज को सोख लेता है। दूर लीडर और उसका साथी एक विहिंसक झटके से हिल जाते हैं और पूरी तरह से चकरा जाते हैं। जैसे ही वो अंधेरी ऊर्जा नीचे गिरती है, गुफा की पथरीली नींव चकनाचूर हो जाती है। मलबे के बीच से हारे हुए राक्षसों से काली शक्ति की लहरें उठती हैं और सीधे फैंग वांजी के शरीर में समा जाती हैं, जब वो हवा से नीचे उतरते हुए उनके सार को सोखता है। ये छिपा हुआ आर्चर कांपने लगता है और महसूस करता है कि ये लड़का एक ऐसा राक्षस है जिससे वो अपने बॉस के लिए लड़ नहीं सकता। अचानक फैंग वांजी का सिर घूमता है और वो आर्चर की मौजूदगी को महसूस करते हुए पूछता है कि वहां कौन है। इस आर्चर के छिपने की जगह का पता चल जाता है और वो अपनी बुरी किस्मत को कोसता है। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, नीली ऊर्जा की एक लहर राक्षस के अवशेषों को चीरती हुई आती है। ऊपर देखने पर आर्चर को फैंग वांजी नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका अंत आ गया है। हमारा लड़का सीधे आर्चर के सामने उतरता है, जो इस अचानक प्रकट होने से पूरी तरह से हैरान है। एक गुस्सैल चीख के साथ फैंग वांजी आर्चर को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो छिप सकता है। लेकिन उसका लक्ष्य आर्चर नहीं है, ये एक रहस्यमयी लाल हुड वाली महिला है जिसका वो अब गला घोंट रहा है। वो उसकी पकड़ से छूटने का संघर्ष करती है, अपनी तलवार खींचने की कोशिश करती है, जबकि वो उसके विरोध का मजाक उड़ाता है।
उसकी पकड़ और कस जाती है, जिससे उसके होठों से खून निकलने लगता है, जबकि वो उसे चुनौती देते हुए घूरती है। उसी पल सींगों वाली एक महिला प्रकट होती है जो बताती है कि वो भी जैंग कुन नाम के किसी व्यक्ति को मारना चाहती थी। वो फिर छिपकर बातें सुन रहे आर्चर की ओर इशारा करती है और फैंग वांजी से जवाब मांगती है। हमारा लड़का चुप रहता है, शांति से इस नए आगमन और उसके आरोप पर विचार करता है। ये सींगों वाली महिला एक सौदा पेश करती है, वो उसकी जान बख्श देगी अगर वो नाटक करें कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। बिना कोई शब्द कहे फैंग वांजी मुड़ता है और अभी भी हैरान खड़े आर्चर से दूर चला जाता है। अचानक लाल हुड वाली महिला जिस पर उसने अभी हमला किया था, वो अपनी तलवार खींचे उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसके कार्यों पर सवाल उठाती है, उसकी आंखें भ्रम और हल्के संदेह से चौड़ी हो गई हैं। वो लापरवाही से एक क्रिस्टल कोर पेश करता है और दावा करता है कि वो सिर्फ एक सपोर्ट स्टाफ है जो लूट निकाल रहा है। 5 घंटे बाद पीम बाहर आती है और एक सदस्य अक्यूई की प्रशंसा करता है कि उसने राक्षसों को डराकर भगा दिया। ये लीडर फैंग वांजी से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा, जिस पर हमारा लड़का मासूमियत से जवाब देता है, कोई और नंबर। एक शांत दिखने वाले जंगल में कई खरगोश धूप में बेफिक्र होकर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब ऊर्जा का एक चमकता हुआ गोला उनके ऊपर प्रकट होता है, जिससे वो डरकर भागने लगते हैं। मिशन के बाद लीडर मांग करता है कि हर कोई अपनी इकट्ठा की गई सामग्री दिखाए। कुछ मामूली क्रिस्टल्स पेश करने पर फैंग वांजी को उसके छोटे से योगदान के लिए लीडर का ताना सुनना पड़ता है, लेकिन वो चुपके से अपनी बाकी की कमाई को जेब में रख लेता है और टीम से अपनी असली कमाई छिपा लेता है, जिसके बाद वो अचानक क्रिस्टल्स का एक विशाल ढेर दिखाता है जो लीडर को पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है। इस अप्रत्याशित दौलत से खुश होकर लीडर सभी को जश्न मनाने के लिए ड्रिंक पिलाने की पेशकश करता है, लेकिन फैंग वांजी शांति से निमंत्रण को ठुकरा देता है और कहता है कि वो अब जा रहा है। जैसे ही वो जाता है, संदिग्ध कार्चर किसी को फोन करके बताता है कि वे आगे बढ़ेंगे। वो अपने बॉस को रिपोर्ट करता है और अपने बेटे के हत्यारे को पकड़ने के लिए एक भारी रकम की मांग करता है। जंगल में अकेले फैंग वांजी ध्यान देता है कि उसका डेथ ऑरा बमुश्किल बढ़ा है, इसलिए उसे एक बड़ी चुनौती की आवश्यकता है। उसके विचार तब कट जाते हैं जब अचानक एक सुनहरी मुट्ठी सीधे उसके चेहरे की ओर आती है। एक जोरदार प्रहार उसे अविश्वसनीय शक्ति के साथ हवा में पीछे की ओर धकेल देता है। उसका हमलावर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो अपने ही डेथ ऑरा का उपयोग करके पलटवार कर सकता है, लेकिन वो ऊर्जा हमला अप्रत्याशित रूप से सुनहरे रून्स के एक घूमते हुए भंवर द्वारा सोख लिया जाता है। फैंग वांजी अपना हाथ देखता है और भ्रमित है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के स्किल्स उसके अपने स्किल्स का प्रतिकार कैसे कर रही हैं। शिकारियों की एक नई टीम जंगल से निकलती है जिनकी शक्तियां पहले से ही जल रही हैं। ये आर्चर खुद को प्रकट करता है और मानता है कि वो इन विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने के लिए लाया है। वो एक मुस्कान के साथ अपना धनुष खींचता है और वादा करता है कि वो वास्तव में उसे नहीं मारेगा। इसके बजाय वो उसे अंदर ले जाने से पहले बस उसके हाथ पैर तोड़ देगा। अपना तीर तानकर आर्चर अकेले और शांत खड़े फैंग वांजी पर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन हमारे लड़के की आंखें और बाल अचानक एक शक्तिशाली नीले ऑरा के साथ फूट पड़ते हैं जो उसकी असली शक्ति को दर्शाता है। ये आर्चर एक जटिल स्पेल पढ़ता है और उसके हाथों के चारों ओर सुनहरे रून्स घूमने लगते हैं। अचानक फैंग वांजी को एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी नजरों से पूरी तरह गायब हो गया है। लाल रून्स का एक विशाल बांधने वाला घेरा फिर उसके पैरों के पास प्रकट होता है और उसे फंसा लेता है। अपनी छिपने की जगह से आर्चर अपना मंत्र पूरा करता है और फ्रेंजीड एरोस छोड़ता है। जमीन से अनगिनत जादुई तीर निकलते हैं और फैंग वांजी को हर तरफ से बेध देते हैं, और ये हथियार बंधनों में बदल जाते हैं जो उसे हिंसक रूप से हवा में उछाल देते हैं। ध्यान से निशाना लगाते हुए आर्चर उसे अंतिम प्रहार से बचने की चुनौती देता है, लेकिन असंभव गति के साथ फैंग वांजी तीर को उसकी आंख में लगने से ठीक पहले पकड़ लेता है। ये आर्चर बस मुस्कुराता है और बताता है कि उसके हाथ में एक छिपे हुए जार का डेटोनेटर है। उसका विशेष तीर फिर फट जाता है और एक अंधी कर देने वाली रोशनी के साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे फैंग वांजी पूरी तरह से विचलित हो जाता है और विस्फोट से अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। उसकी कमजोरी के उस पल में उसे फंसाने के लिए चमकती हुई लाल हड्डियों का एक पिंजरा प्रकट होता है। लाल ऊर्जा वाली एक महिला और नारंगी बालों वाला एक पुरुष उसकी सहन शक्ति से प्रभावित होकर प्रकट होते हैं, जबकि आर्चर अपने साथी शैंग-टी को चेतावनी देता है कि पूछताछ के लिए उनके कैदी को जिंदा रखे। शैंग-टी बस एक खतरनाक मुस्कान देता है और आर्चर को चिंता मत करो कहकर आश्वस्त करता है। वो फिर भारी धातु के गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी पहनता है और एक क्रूर पिटाई की तैयारी करता है, ये कहते हुए कि वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि उनका कैदी उसके खत्म होने के बाद बोल पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो मुक्का मार पाता, फैंग वांजी एक छोटा सा नुकीला हथियार थूकता है। ये छोटी सी चीज टकराने पर उसके आदमी के मजबूत गॉन्टलेट्स को चकनाचूर कर देती है और उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर देती है।
शैंगटी जमीन पर गिर जाता है, उसके हाथ कुचले हुए और बेकार हो गए हैं और वो दर्द से चीख रहा है। अभी भी हड्डियों के उस पिंजरे में फंसा हुआ फैंग वानजी उस कुचल देने वाले दबाव को सह रहा है और लाल कपड़े पहने वो महिला अपने साथी की अचानक हुई हार को अविश्वास से घूरती है। गुस्से में आकर वो अपनी खुद की लाल ऊर्जा निकालती है और उसे खुद मारने की तैयारी करती है। शक्ति के इतने मामूली प्रदर्शन के साथ उससे लड़ने की हिम्मत करने के लिए उसका ताना मारती है। वो एक शक्तिशाली लात मारती है और उसे खेल बंद करने की मांग करती है। उसके बचाव की भारी ताकत महिला के शरीर में एक झटका भेजती है, जिससे खून निकलने लगता है। उसी पल आर्चर एक स्पेल पड़ता है और अचानक हमले के लिए एक सुनहरा पोर्टल बुलाता है। रून के घेरे से एक तीर निकलता है, लेकिन फैंग वानजी बस उस रणनीति का मजाक उड़ाता है और नंगे हाथों से उस हथियार को पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि खेल अब खत्म हो गए हैं। पलक झपकते ही वो तीर की गति को आर्चर के चेहरे पर एक क्रूर मुक्के में बदल देता है। अपने प्रतिद्वंदी के स्तब्ध होने पर फैंग वॉन्जी दूरी कम करता है, जबकि आर्चर अपना धनुष टटोलता है और वो डरे हुए आदमी के ठीक सामने ठंडी चमकती आंखों के साथ प्रकट होता है। इससे पहले कि आर्चर अपनी डोरी खींच पाता, हमारा लड़का खुद उस हथियार को पकड़ लेता है और कच्ची ताकत के साथ वो उस मजबूत धनुष के ढांचे को मोड़ने लगता है। शक्ति की एक लहर उस हथियार को उसके हाथों में पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है, जिससे आर्चर निशब्द रह जाता है कि उसका 400 पाउंड का धनुष एक तिनके की तरह टूट गया। फैंग वॉन्जी उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और उसका धैर्य साफ तौर पर खत्म हो चुका है। उसे हवा में उठाते हुए वो ये जानने की मांग करता है कि इन हत्यारों को किसने भेजा है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो उसे उन सभी को मारना होगा। आर्चर के चेहरे को दबाते हुए वो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने किसकी यूनिफॉर्म पहनी है। ये शिकारी फैंग वॉन्जी पर बिग बॉस के बेटे को मारने और अनजान बनने का नाटक करने का आरोप लगाता है, लेकिन सुनहरे बालों वाले उस अधीनस्थ को केवल इस बात का पछतावा है कि एक जैकेट उठाने से ये तबाही कैसे आ गई। एक तेज गति में फैंग वॉन्जी उस आदमी पर हमला करता है और उसे इस बॉस के पास ले जाने की मांग करता है। एक चमकते हुए प्रतीक वाली एक शानदार कार किसी महत्वपूर्ण जगह पर उनके आसन्न आगमन का संकेत देती है और वो पुरानी गाड़ी अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ती है, जहां वो पकड़ा गया शिकारी घबराकर एक पूरी तरह से शांत फैंग वॉन्जी के बगल में बैठा है। वो मैनेजर लू नाम के एक व्यक्ति को रिपोर्ट करता है कि वो सफलतापूर्वक उनके लक्ष्य को ले आया है, लेकिन मैनेजर उसे चुप रहने का सख्त आदेश देता है और उसे याद दिलाता है कि बॉस कोई बातचीत नहीं चाहता, जिससे उस अधीनस्थ को घबराहट के कारण ठंडा पसीना आ जाता है। उनकी कार जल्द ही एक विशाल निजी संपत्ति के शानदार दरवाजों के पास रुक जाती है, जो तारों से भरे रात के आसमान की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे खुलते हैं। रास्ता साफ होने के साथ गाड़ी उस फैली हुई संपत्ति के मैदान में आगे बढ़ती है और फैंग वॉन्जी को लाल कालीन पर एक सिंहासन पर इंतजार कर रहे एक व्यक्ति की ओर ले जाती है। ये बिग बॉस खुद तलवारों के एक सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर शुद्ध खतरे का ऑरा है। उसका चेहरा एक ठंडे सुलगते हुए गुस्से के मुखौटे में बदल गया है, जबकि अधीनस्थ इस मुलाकात के लिए कुछ चापलूसी भरी तारीफ करने की कोशिश करता है। ये बॉस उसे बीच में ही रोक देता है और एक भयानक सवाल पूछता है कि उसे बोलने की अनुमति किसने दी। ये डरा हुआ शिकारी बस घबराकर खांस सकता है और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, जबकि बॉस उसे बस एक बिगड़ैल बच्चा समझकर घूरता है। लेकिन फैंग वॉन्जी एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और अपने सामने बैठे उस शक्तिशाली व्यक्ति का शांति से अभिवादन करता है। हमले के पीछे का ये आदमी फैंग वॉन्जी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके लिए कार क्यों भेजी गई थी, ये बताते हुए कि उसने उसे फंसाने के लिए एक विशाल एंटी टैलेंट डोमेन बनाने के लिए 5 मेजेस को काम पर रखा है। एक ऐसा जाल जिसका उसे डर था कि अगर हमारे लड़के को फुसलाकर नहीं लाया गया तो वो इसे भाप लेगा और इससे बच निकलेगा। उस क्षेत्र के अंदर फैंग वॉन्जी पुष्टि करता है कि उसकी स्पिरिट एनर्जी पूरी तरह से सील हो चुकी है, लेकिन वो जानता है कि स्थिति एक साधारण बैरियर से कहीं अधिक जटिल है। उसकी नजर बॉस पर पड़ती है, जिसका सिंहासन उस क्षेत्र की शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि उसके टैलेंट का एक अंश भी आसपास इस्तेमाल न किया जा सके। ये धोखेबाज आर्चर अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसके स्पष्ट सदमे का मजाक उड़ाता है, ये समझाते हुए कि उसे चुप रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसने बॉस को निर्देश टेक्स्ट करने के लिए अपनी सेंसेस का उपयोग किया। जाल बिछने के साथ बॉस अंततः अपने सिंहासन से उठता है। उसके पैर फर्श पर पड़ते हैं और वो एक डरावनी उपस्थिति के साथ फैंग वॉन्जी के ऊपर मंडराता है। वो हमारे लड़के का कॉलर पकड़ता है और ये जानने की मांग करता है कि उसे उसके बेटे को मारने के लिए किसने भेजा है, लेकिन फैंग वॉन्जी शांति से आरोप से इनकार करता है और दावा करता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, जिससे आर्चर को गुस्सा आ जाता है, जो पलटकर जवाब देने के लिए उसका पैर तोड़ने की धमकी देता है। फैंग वॉन्जी की आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देती है और उसका धैर्य साफ तौर पर टूट रहा है और एक पल में वो बॉस की पकड़ से मुक्त हो जाता है और उसे चौंका देता है। ये आर्चर अचानक दर्द से चीखता है और अपने अब कुचले हुए हाथ को पकड़ लेता है।
जैसे ही फैंग वॉनजी घोषणा करता है कि वो इस पूरी गलत फहमी को सहना बंद कर रहा है, वो एक विनाशकारी लात मारता है जो आर्चर को पेवमेंट पर गिरा देती है। लेकिन जैसे ही धूल छटती है, उसकी त्वचा पर लाल रोशनी के अजीब कण दिखाई देने लगते हैं। एक तनावपूर्ण पुरानी याद में एक शक्तिशाली व्यक्ति एक युवा कैदी से पूछताछ करता है कि उसे किसने भेजा है। ये लड़का समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बंदी बनाने वाला व्यक्ति शक्तिशाली गिल्ड्स को संदिग्धों के रूप में गिनाता रहता है। घबराते हुए वो जोर देकर कहता है कि उसे वो वस्तु पूरी तरह से संयोग से मिली और वो अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता है। लेकिन वो आदमी गुस्से से फट पड़ता है और मरे हुए बेटे की जैकेट बेशर्मी से पहनने के लिए लड़के को लात मारता है। लड़के की छाती पर पैर रखकर वो छिपे हुए स्नाइपर्स को उसे वहीं मौके पर ही मारने का आदेश देता है और उस अंतिम क्षण में उस अभागे बेटे की आंखें एक विद्रोही रोशनी के साथ चमक उठती हैं। ये याद उस आर्चर के बॉस को उसके बेटे के ऊपर खड़े हुए दिखाती है, जो बदला लेने की उसकी खोज को पुख्ता करती है। वापस वर्तमान में फैंग वॉनजी खुद को बिल्कुल उसी स्थिति में पाता है जहां स्नाइपर्स ने उसे निशाना बनाया हुआ है, लेकिन एक अजीब बैंगनी ऊर्जा उन लेजर निशानों के चारों ओर घूमने लगती है और उनमें बाधा डालती है, जो तेजी से एक जटिल जाल में फैल जाती है जो स्नाइपर्स के निशाने को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती है। घिल्ली सूट में छिपा एक निशानेबाज भ्रमित होकर देखता है कि उसका टारगेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जबकि रोबोटिक कवच पहने एक अन्य व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी राइफल रहस्यमयी शक्ति से पूरी तरह से उलझ गई है। ये अलौकिक जाल सभी स्नाइपर्स को फंसा लेता है और उन्हें उनके छिपे हुए स्थानों से ताकत से खींच लेता है, और फैंग वॉनजी उन सभी को जमीन पर खींच लेता है और उनसे तुरंत नीचे आने की मांग करता है। अब अपने पराजित हमलावरों से घिरा हुआ वो शांति से पूछता है कि क्या वे सुनने के लिए तैयार हैं, और आर्चर का बॉस दूर से देखता है और महसूस करता है कि उसकी सुरक्षा में पूरी तरह से सेंध लग चुकी है। पसीना पोंछते हुए वो घबराकर फैंग वॉनजी से पूछता है कि बाजी पलटने के बाद अब उसे क्या कहना है। हमारा लड़का बस उसे एक अप्रभावित, लगभग ऊबा हुआ रूप देता है और लापरवाही से अपनी जैकेट को ऐसे ठीक करता है जैसे कि ये पूरी लड़ाई एक छोटी सी असुविधा हो, इससे पहले कि वो एक जानबूझकर और सधी हुई गति के साथ अपनी आस्तीन से एक सफेद दुपट्टा निकालता है। फैंग वॉनजी जैकेट वापस करने की पेशकश करता है, ये समझाते हुए कि उसे ये एक शिकारी की झोपड़ी में मिली थी, और आर्चर सदमे में प्रतिक्रिया करता है जब वो शिवाय के एक शिकारी का उल्लेख पहचानता है। वो फिर अपनी बाह पर लगे एक घाव की ओर इशारा करता है और दावा करता है कि ये उसे उनमें से किसी एक से मिला है। हमारा लड़का सवाल करता है कि क्या वे बस शराब पीने निकले थे, जिसे आर्चर घबराकर टाल देता है और एक पुरानी याद में बताता है कि उसका बॉस शराब पीकर बेहोश हो गया था, इसलिए उसने बोरियत के कारण एक काम ले लिया। वो स्पष्ट रूप से जोर देता है कि उसका एकमात्र काम स्नाइपर राइफल्स को ठंडा करना था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। इस बीच बॉस का अधीनस्थ शिवाय के एक ए रैंक के शिकारी के बारे में सुनने को याद करता है, और आर्चर इसकी पुष्टि करता है और उस व्यक्ति पर नरभक्षण का आरोप लगाता है और काटने का एक निशान दिखाता है। नरभक्षण का ये आरोप हवा में तैरता है और फैंग वॉनजी का पूरा ध्यान आकर्षित करता है। उसे अब झोपड़ी में एक पूरा कंकाल देखना याद आता है, जिसे उसने एक प्रॉप मानकर नजरअंदाज कर दिया था। वो अनुमान लगाता है कि हड्डियां बॉस के बेटे की हो सकती हैं, जिसका चेहरा इस सोच से ही काला पड़ जाता है, और एक गंभीर संकल्प के साथ बॉस अपने मैनेजर को तुरंत शिवाय के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का आदेश देता है। उनकी मंजिल रात के अंधेरे में छिपा बर्फ से ढका एक दूरस्थ जंगल है, जहां एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उसके रोटर जंगल के सन्नाटे को चीरते हैं। फैंग वॉनजी और आर्चर फिर उस अलग थलग झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं जहां जैकेट मिली थी। अंदर अधीनस्थ अवशेषों की जांच करता है और बॉस के बेटे में जहर की गंध की पहचान करता है, ये ध्यान देते हुए कि काटने के निशान और जबड़े का आकार पीड़ित की पहचान के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। वो बॉस की ओर मुड़ता है और पूरी निश्चितता के साथ पुष्टि करता है कि ये उसके बेटे के अवशेष हैं, और दुख में एक बोतल पकड़ने वाले बॉस के गले से एक विनाशकारी चीख निकलती है। खोपड़ी को सहलाते हुए वो रोता है, दिल टूट गया है कि उसके बेटे ने कभी उसकी चेतावनियों को नहीं सुना। एक पुरानी याद में बॉस का बेटा गर्व से अपने पिता को अपनी नहीं जागी हुई शक्तियां दिखाता है, लेकिन उसके पिता कंपनी के लिए पैसे कमाने के पक्ष में क्षमताओं को खारिज करते हुए ताना मारते हैं। इस लड़के का मानना है कि एक शक्तिशाली अवेकेंड बनना ही अपने पिता का सम्मान अर्जित करने का एकमात्र मार्ग है। निराश होकर वो उस आदमी की ओर पीठ फेरता है और एक गुरु खोजने और अपने पिता को अवाक छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत लौटने की कसम खाकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। एक अधीनस्थ बॉस से पूछता है कि क्या उसे युवा मास्टर की यात्रा पर उसका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि व्यवसाय को विरासत में पाने के लिए ये उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ये याद फिर शोक संतप्त पिपा की ओर मुड़ती है, जो अपने बेटे की खोपड़ी पकड़े हुए प्रतिशोध की कसम खा रहा है। कंकाल के अवशेषों को पालने में झुलाते हुए वो जानना चाहता है कि इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। ये आर्चर रिपोर्ट करता है कि हत्यारा जियन कुन की कमान के तहत एक शक्तिशाली गिल्ड से संबंधित है,
दुख से अभिभूत होकर बॉस अपने मैनेजर को एक पूर्ण युद्ध के लिए अपने सभी बलों को इकट्ठा करने का आदेश देने से पहले अपने बेटे के कंकाल को धीरे से एक काउच पर लिटा देता है। उसका अधीनस्थ उसे चेतावनी देता है कि ऐसे शक्तिशाली गिल्ड को सीधे चुनौती देना एक आत्मघाती कदम है, ये समझाते हुए कि उनके लक्ष्य को जनता का समर्थन प्राप्त है और युद्ध से उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। फिर भी वफादार मैनेजर इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बॉस का अंतिम आदेश है तो वो युद्ध की तैयारी करेगा। दिल टूटा हुआ ये पिता प्यार से अपने बेटे के अवशेषों को पकड़कर फुसफुसाता है कि अब घर जाने का समय आ गया है। जब वो कंकाल को दूर ले जाता है तो वो जल्द ही हत्यारे को उसके पास लाने का वादा करता है। कहीं और एक समूह युवा मास्टर की मृत्यु पर चर्चा करता है और ध्यान देता है कि जहर आश्चर्यजनक रूप से कमजोर था। एक लंबे बालों वाला योद्धा बताता है कि वही सी रैंक का जहर उनके बर्फ के अवच को भेदने में अभी भी कामयाब रहा। एक अलग अरीना में बर्फ का इस्तेमाल करने वाली एक महिला अपने प्रतिद्वंद्वी को गिरते हुए देखती है क्योंकि वो मैच फॉरफिट कर देती है। एक अलग दृश्य में फर पहने हुए एक लड़ाका हारे हुए आर्चर पर चिल्लाता है और उससे फॉरफिट करने की मांग करता है, और वो आर्चर मानता है कि स्किल का अंतर बहुत बड़ा है, जबकि एक नीले बालों वाला आदमी ये सब देखता रहता है। बाद में वही नीले बालों वाला आदमी पाता है कि एक स्टोर रूम से कीमती A+ कोर्स चुरा लिए गए हैं। कहीं और एक क्लीनअप क्रू सावधानी से कंकाल के अवशेषों को एक हेलीकॉप्टर के पास एक बॉक्स में पैक करता है। एक और फ्लैशबैक में एक बूढ़ा आदमी एक टील बालों वाले युवा को शांत करने की कोशिश करता है और इसे एक गलतफहमी कहता है और उसकी मदद के लिए कृतज्ञता दिखाने के नाम पर उसे कुछ भी मांगने की पेशकश करता है। लेकिन वो युवा केवल एक ही मांग करता है, अपनी पहचान छिपाने के लिए एक जैकेट। ये दृश्य फिर तारों भरे रात के आसमान के नीचे एक शानदार पारंपरिक डोजो में बदल जाता है, जहां वो हुड वाला युवा पहुंचता है, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड्स द्वारा उसे वापस भेज दिया जाता है। एक ही पल में उनके ऊपर लगे विशाल साइंस चकनाचूर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उस युवा से डार्क एनर्जी की एक लहर फूटती है जो उन गार्ड्स को हवा में उड़ा देती है। अब अंदर वो अवार्ड्स और फोटोज से भरे एक हॉल में खड़ा है और उसका ऑरा एक अशुभ तरीके से चमक रहा है। योद्धाओं के एक समूह को उसकी मौजूदगी का पता चलता है और वे सोचते हैं कि ये घुसपैठिया कौन हो सकता है, इससे पहले कि वो एक विशाल और जटिल डिजाइन वाले ब्लेड को घुमाते हुए गति की एक धुंध में बदल जाता है। वे कुशल सदस्य आगे बढ़ते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि चूंकि वो जबरदस्ती अंदर घुसा है, इसलिए वो खुद को नहीं रोकेंगे, और अपनी तलवार को तैयार रखते हुए वो युवा सीधे उनके हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। एक ही पल में वो पूरा समूह हार जाता है और उनके शरीर फर्श पर बिखर जाते हैं। वो अपनी तलवार उस अकेले बचे हुए व्यक्ति की ओर तानता है जो खौफ में उससे दूर रहने की भीख मांगता है, लेकिन वो घुसपैठिया बस ये मांग करता है कि वो उनके बीच मौजूद नए शोहन हंटर को बुलाए। पसीना बहाते और कांपते हुए वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदेश का पालन करने के लिए हाथापाई करता है। एक हुड वाला आदमी देखता है कि कैसे उसके प्रतिद्वंदी को बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। अचानक फर कोट पहने हुए एक नकाबपोश व्यक्ति छत पर प्रकट होता है जो ऊपर से उस पर ताना मारता है, और वो बताता है कि 2 अन्य A रैंक असैसिन्स भी इस शिकार में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये हुड वाला आदमी ये निष्कर्ष निकालता है कि ये नया दुश्मन बहुत अधिक पावर कोर्स का उपभोग करने के कारण डिवॉल्व हो गया है। वो फिर उन 2 बैकअप असैसिन्स को चेतावनी देता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चौड़ी टोपी वाला उसके स्पष्ट अहंकार का मजाक उड़ाता है, जबकि उसका सफेद बालों वाला साथी सुझाव देता है कि वे बस अपने टारगेट को 3 टुकड़ों में फाड़ दें। एक चौंकाने वाले खुलासे में वो हुड वाला आदमी मुस्कुराता है और खुश होता है कि स्पिरिट एनर्जी के लिए उसका चारा काम कर गया। इसके साथ ही असैसिन्स की वो तिकड़ी एक ही साथ उस पर हमला करने के लिए छतों से नीचे छलांग लगा देती है, लेकिन फैंग वांजी सीधे उनके हमले का सामना करने के लिए डार्क एनर्जी का एक सैलाब छोड़ता है। ये सफेद बालों वाली महिला उसकी ताकत से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका हथियार स्पाइक से ढक जाता है। उसका साथी उस पर चिल्लाता है कि वो खेल बंद करे और अपने प्रतिद्वंदी के साथ गंभीर हो जाए, लेकिन फैंग वांजी शांति से पूछता है कि क्या उनके पास अब गंभीर होने का कोई मौका भी बचा है। अपनी उंगली के एक साधारण इशारे से वो उन्हें अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहता है, जहां जमीन से परछाई वाले स्पाइक्स फूट पड़ते हैं जो तुरंत 2 असैसिन्स को आर पार कर देते हैं। अचानक किनारे से रेड एनर्जी का एक धमाका उसकी ओर आता है, क्योंकि फर कोट वाला लीडर ऐसे बचकाने हथकंडे इस्तेमाल करने का मजाक उड़ाता है। फैंग वांजी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बस पलट कर जवाब देता है कि वो आदमी खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। गुस्से में आकर वो असैसिन सीधे उस पर एक शक्तिशाली पॉइजन का हमला करता है जो फैंग वांजी को पूरी तरह से संक्षारक गुलाबी एनर्जी के सैलाब में निगल लेता है। लेकिन जैसे ही वो संक्षारक एनर्जी फीकी पड़ती है, फैंग वांजी बस अपने मुंह से उस पॉइजन को थूक देता है, और वो फर कोट वाला लीडर दर्द से चीखता है, क्योंकि वो पलटा हुआ हमला उसके खुद के चेहरे को पिघला देता है। एक तिरस्कारपूर्ण इशारे से हमारा लड़का उस पूरे धमाके को वापस उसी के स्रोत पर भेज देता है जो डिवॉल्व हो चुके असैसिन को बेरहमी से उसके पीछे की पत्थर की दीवार पर पटक देता है। वो उस आदमी को ठंडे दिमाग से भाषण देता है और स्टेटस और पावर पर निर्भर रहने वालों को कचरा कहता है, और वो असैसिन उससे भीख मांगता है कि वो उसे कम ना आंकें, क्योंकि उसका चेहरा बदलने लगता है। उसका सिर फिर एक भयानक रेप्टिलियन जीभ में बदल जाता है जो फैंग वांजी के हाथ पर काट लेता है, लेकिन वो जानवर तुरंत उसी तलवार पर आर पार हो जाता है जिस पर उसने हमला करने की कोशिश की थी। फैंग वांजी उसे अपने स्किल लेवल से कहीं ज्यादा कोर्स को मूर्खतापूर्ण तरीके से सोखने के लिए डांटता है,
और उस डिवॉल्व हो चुके हंटर को पराजित कर खून बहने के लिए टाइल्ड फर्श पर छोड़ देता है। एक मुस्कान के साथ हमारा लड़का उस दयनीय लड़ाई के लिए एक व्यंग्यात्मक थैंक यू कहता है, उस आदमी के अवशेषों के ऊपर खड़े होकर जिसने सोचा था कि वो केवल क्रूर ताकत से जीत सकता है। अचानक पीले मोहक वाला एक नया लड़ाका प्रकट होता है और मानता है कि वो वैसे भी इस आदमी को रास्ते से हटाना चाहता था, और इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर वो फैंग वोंगजी को एक टेस्ट के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। एक पल बाद उसके चेहरे पर एक भयानक खौफ छा जाता है, क्योंकि वो उस घुसपैठिए को पहचान लेता है, क्योंकि अब वो उसी आदमी की आंखों में देख रहा है जिसका शिकार करने के लिए उसे भेजा गया था। ये कभी आश्वस्त रहने वाला चैलेंजर अब फैंग वोंगजी की खौफनाक मौजूदगी के सामने घबरा कर झुक जाता है, अनजान होने का नाटक करते हुए, और घबराहट में पूछता है कि क्या वे पहले कभी मिले हैं। फैंग वोंगजी उसकी याददाश्त को ताज़ा करने का वादा करते हुए उसकी चमड़ी उधेड़ने की बात कहता है और कई आफ्टर इमेजेस में धुंधला हो जाता है, लेकिन वो आदमी बाल बाल अगले वार से बच जाता है, क्योंकि एक आग जैसा ऑरा उसकी रक्षा के लिए भड़क उठता है। एक नया चैलेंजर एक फाइटिंग पिट में पहुंचता है जो लापरवाही से आग के ऊपर खड़ा है, जबकि एक दर्शक उसे पागल कहता है। और किनारे से देखते हुए फैंग वोंगजी सोचता है कि क्या उसके प्रतिद्वंद्वी के पास कोई फायर टैलेंट है, क्योंकि उसने उसे कभी हिलते हुए नहीं देखा। ये टैटू वाला लड़ाका रोशनी की एक शानदार चमक के साथ अपना ब्लेड निकालता है। एक गिरे हुए ए रैंक के ऊपर खड़े होकर वो ध्यान देता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब टॉप 200 में होना चाहिए, लेकिन फैंग वोंगजी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे बताता है कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी है, और वो लड़ाका सुनहरी एनर्जी के साथ फट पड़ता है और शेखी बघारता है कि वो टॉप 100 में रैंक करता है। वो एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जिसे फैंग वोंगजी अपने अग्रभाग से रोकने में सफल होता है। इससे पहले कि हमारा लड़का उस मुट्ठी को पकड़ ले, उसका अपना ब्लू ऑरा उस लड़ाके की सुनहरी आग के खिलाफ भड़क उठता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की बाह मरोड़ते हुए वो उस आदमी को आश्चर्य से पीछे लड़खड़ाते हुए भेज देता है, लेकिन फैंग वोंगजी भ्रमित होकर अपने हाथ की जांच करता है कि हमले को रोकने के बावजूद वो जल कैसे गया। ये टैटू वाला योद्धा बस मुस्कुराता है और उसके टैलेंट का विश्लेषण करने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए ऐलान करता है कि उसकी लड़ने की शैली बहुत जटिल है। वो एक और हमले के लिए आगे बढ़ता है, इसलिए फैंग वोंगजी फर्श से सीधे एक विशाल पत्थर की स्लैब उखाड़ता है और इसे अविश्वसनीय ताकत के साथ सीधे उस हमलावर लड़ाके की ओर उछाल देता है। ये स्लैब चटक जाती है क्योंकि तीव्र एनर्जी का एक कोर सीधे इससे टकराता है, और वो टैटू वाला योद्धा इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है और इस चाल को बेकार घोषित कर देता है। उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता है जब वो अचानक अपने नीचे डार्क नुकीले कंस्ट्रक्ट्स को देखता है, लेकिन वो फिर भी ये ताना मारते हुए एक आग का मुक्का मारता है कि केवल उसके पास ही हथियार नहीं है। उसी पल फैंग वोंगजी को एक एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी फायर क्लास टैलेंट नहीं है। वो फिर आगे छलांग लगाता है और उसकी बांह उसे गिराने के लिए एक विशाल डार्क ब्लेड में बदल जाती है। डार्क अलौकिक एनर्जी फैंग वोंगजी के हाथों के चारों ओर लिपट जाती है जब वो करीब से लड़ने की तैयारी करता है, और उसका प्रतिद्वंद्वी हैरान है कि वो अपने जाने पहचाने विशेष टैलेंट्स का उपयोग करने के बजाय हाथापाई क्यों कर रहा है। ये टैटू वाला आदमी एनर्जी से भरे उन लगातार प्रहारों से बचाव करने के लिए संघर्ष करता है। उनके मुक्कों का वो तेज आदान प्रदान उनके पैरों के नीचे की जमीन को चकनाचूर कर देता है। ताना मारते हुए वो आदमी पूछता है कि फैंग वोंगजी अपनी फायर एबिलिटीज का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा लड़का बस मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या इस तेज रफ्तार के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। वो सही निष्कर्ष निकालता है कि उसका दुश्मन अब इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे वो टैटू वाला योद्धा दंग रह जाता है कि उसकी शक्ति का इतनी जल्दी विश्लेषण कैसे कर लिया गया। फैंग वोंगजी अपना फायदा उठाता है और इस बात का आनंद लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी अब घबरा गया है। वो फिर बताता है कि उसे पहली बार तब शक हुआ जब उसकी मेटल की जिपर जलने लगी थी। इतनी करीब होने के बावजूद यह अजीब था कि केवल मेटल पर ही असर हुआ, और उस आदमी को तुरंत एक पत्थर को गर्म करते हुए देखकर इलेक्ट्रॉन मैनिपुलेशन के बारे में उसका सिद्धांत पक्का हो गया। इसका परीक्षण करने के लिए उसने अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला किया, जिसे जलाने के बजाय उसके प्रतिद्वंद्वी ने चकमा दे दिया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि उसने उस आदमी के सावधानी से छिपाए गए टैलेंट का पता लगा लिया था। वो बताता है कि जब इस्तेमाल करने वाला घबरा जाता है तो दिमाग पर आधारित शक्तियां विफल हो जाती हैं और वो एक शक्तिशाली हमला करता है। बेकार कहे जाने पर गुस्से में आकर वो टैटू वाला आदमी मलबे से घूरता है। खून बहने के बावजूद वो हार नहीं मान रहा है। वो मलबे से उठता है और फैंग वोंगजी को चेतावनी देता है कि वो अभी से इतना अहंकारी ना बने, ये दावा करते हुए कि पूरी शक्ति पर वो केवल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बल्कि सैकड़ों विभिन्न पार्टिकल्स को गति दे सकता है। उसके शरीर से आग जैसी एनर्जी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ता है क्योंकि वो अपनी असली ताकत दिखाता है और खून से सनी मुस्कान के साथ एक ऐसा हीट फील्ड बनाने का वादा करता है जो हमारे लड़के को पूरी तरह से भस्म कर देगा। ये असैसिन अपने प्रतिद्वंदी को राख में बदलने की कसम खाते हुए एक विशाल आग का धमाका करता है, लेकिन वो धमाका उल्टा पड़ जाता है और उसकी खुद की बाह काट देता है, जबकि वो पूरी तरह से अविश्वास में घूरता रहता है और अगले ही पल डार्क एनर्जी उसके चारों ओर घूमती है और उसके शरीर को चीर देती है। उसके अंग पूरी तरह से कट जाते हैं क्योंकि वो मलबे के बीच दर्द से चीखता है, जबकि फैंग वोंगजी शांति से समझाता है
है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की स्पिरिट एनर्जी खोखली और अप्रभावी है। भयभीत और टूटा हुआ वो आदमी पूरी तरह से अपनी हार मानते हुए दया की भीख मांगता है। फैंग वानजी ठंडे दिमाग से जियांग कुन को उसके बाद के जीवन में उससे मिलने के लिए भेजने का वादा करता है और अंतिम प्रहार के लिए अपना ब्लेड उठाता है, जबकि वो असासिन उससे रुकने की भीख मांगता है। उस आदमी के दिमाग में अचानक एक युवा शिकार द्वारा उसे पहचानने की याद ताज़ा हो जाती है। अपनी आखिरी सांस के साथ वो बेताबी से सूजिन यू नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र करके सौदा करने की कोशिश करता है और वो नाम तुरंत फैंग वानजी का ध्यान खींच लेता है और उसका ब्लेड रुक जाता है। हालांकि इस प्रहार को रोकना बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तलवार उस आदमी की छाती में गहराई तक धंस जाती है और मरते हुए असैसिन को पकड़कर वो पागलों की तरह ये जानने की मांग करता है कि जिन यू को क्या हुआ था। ये आदमी बस एक रहस्यमयी मरती हुई मुस्कान देता है और उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाता है, जिससे फैंग वानजी केवल एक लाश और अनसुलझे सवालों के साथ निराश रह जाता है। वो तबाही के दृश्य को देखता है और असैसिन के अंतिम रहस्यमयी शब्दों पर विचार करता है। इस असैसिन का बेजान चेहरा कोई और सुराग नहीं देता। उसका मुंह अभी भी खून से सना हुआ है, जो धीरे धीरे एक खौफनाक और चुनौती भरी मरणोपरांत मुस्कान में बदल जाता है। कहीं और एक धड़कता हुआ अंग ये बताता है कि वो असैसिन अपने दिल के पार्टिकल्स को विभाजित करके बच गया, जो एक 20 साल पुरानी तरकीब है। वो कुछ ही मिनटों में अपने अंगों को फिर से जोड़ने और इस घटना की रिपोर्ट तुरंत कुंजी को देने की योजना बनाता है। ये मोहॉक वाला असैसिन जमीन पर पराजित पड़ा है और उसकी बाह पूरी तरह से कट चुकी है। पूरी तरह से अविश्वास में वो सवाल करता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि परछाई वाले स्पाइक्स एक क्रूर अंतिम हमले में उसके चेहरे को चीर देते हैं। ये पूरा क्षेत्र तबाह हो जाता है और एक डार्क वोर्टेक्स के नीचे शवों और मलबे को हवा में उड़ा देता है। इस अराजकता के बीच फैंग वानजी पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा है और उसकी शक्ति अभी भी चमक रही है। ये तय करते हुए कि चूंकि उसका भेष खुल गया है, इसलिए अब उसे इस लड़ाई के सभी सबूत मिटाने होंगे। छतों से वो नीचे देखता है और उसे पूरा विश्वास है कि कोई भी कभी ये पता नहीं लगा पाएगा कि उसने क्या किया। लेकिन बॉडी सूट पहने एक रहस्यमयी महिला उसे उस दृश्य से दूर जाते हुए देखती है। ये सींग वाली पर्यवेक्षक शांति से उसे ऐसा हंगामा करने के लिए लापरवाह मानती है, जबकि मीट के कपड़ों में एक और महिला इस बात से नाराज होकर चली जाती है कि उसने उसकी योजनाओं को बिगाड़ दिया। कहीं और हंटर्स का एक नया समूह एक विशाल इंसेक्टॉइड ए रैंक राक्षस का सामना करता है। उसके साथ ही अपने लीडर जियांग कुन को ऐसे शक्तिशाली जानवर से लापरवाही से लड़ने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, लेकिन वो लाल बालों वाला योद्धा बस मजाक उड़ाता है और शेख ही बघारता है कि वो खुद एक नया बना हुआ ए रैंक है। जैसे ही वो जीव एक शक्तिशाली एनर्जी बीम छोड़ता है, जियांग कुन अपनी स्किल्स दिखाने की तैयारी करता है और सीधे उसके सिर पर छलांग लगाता है और अपने ब्लेड से उसकी चमकती हुई लाल आंख पर वार करता है। वो जीत के साथ अपनी टीम को अपने पहले ए रैंक किल को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी रोशनी की एक चमक में उस राक्षस का सिर अचानक उसके चारों ओर फट जाता है। अगले ही पल उसके विशाल पिंसल्स सीधे उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं, जिससे वो दर्द से चीख उठता है और उसे खौफ के साथ एहसास होता है कि वो पूरे समय उसकी आंखों द्वारा सम्मोहित था। जबकि घबराए हुए उसके साथी मदद लाने की पेशकश करते हैं, वो बहादुरी से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहता है। एक घायल योद्धा सदमे में घूरता है जब एक भयानक बैंगनी पंजा उस पर नीचे गिरता है, लेकिन उसका पिंसर अचानक सुनहरी एनर्जी की एक शानदार चमक द्वारा रोक लिया जाता है और एक देवदूत जैसी महिला उस आदमी को पकड़कर बाल बाल उस जानवर के प्रहार से बचा लेती है। ये भयानक जीव गुस्से में दहाड़ता है क्योंकि उसका शिकार उसकी पकड़ से बच निकलता है, जबकि पंखों वाली बचावकर्ता नीचे से आ रहे डार्क टेंटिकल से बचते हुए आसमान में उड़ जाती है। उसे ठीक करने का वादा करते हुए वो घायल योद्धा को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। एक गर्म सुनहरी रोशनी उस आदमी को घेर लेती है, जबकि वो दर्द से कराहता है और अपनी मदहोश अवस्था में वो सोचता है कि क्या वो पहले ही स्वर्ग पहुंच चुका है। कुछ समय बाद वो बचते हुए फोन की आवाज़ से अपने बिस्तर पर 2 साथियों के साथ जागता है। देर रात आए इस कॉल से चिढ़कर वो मांग करता है कि फ़ोन पर बात करने वाले व्यक्ति के पास कोई महत्वपूर्ण खबर होनी चाहिए। उसे जो जानकारी मिलती है वो खौफनाक होती है, जिससे वो सदमे में उछल पड़ता है, क्योंकि वो इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर पाता है कि एक पूरा घर और उसका रहने वाला गायब हो गए हैं। गुस्से में आकर वो अपने एड्स को अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आदेश देता है और अगले दिन जियांग चेन अपने चाहने वाले समर्थकों की भीड़ के सामने कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है। वो एक बूढ़े जोड़े को सांत्वना देता है और उनका बेटा बनने और अब उनकी देखभाल करने का वादा करता है, इससे पहले कि एक सहयोगी रास्ता साफ करता है और लीडर को मुख्य मंच पर ले जाता है। पोडियम पर वो माउंटेन्स हॉल के हालिया विनाश को संबोधित करता है और एक जांच का वादा करता है और दुख का नाटक करते हुए दावा करता है कि उसके साथियों का खोना उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा दर्द देता है। वो फिर उन खंडहरों को पीड़ितों के परिवारों के लिए एक वेलफेयर एजेंसी में फिर से बनाने की योजना की घोषणा करता है, लेकिन भीड़ भड़क उठती है और आर्थिक मुआवजे के बजाय हत्यारे के लिए न्याय की मांग करती है। क्रॉस के आकार के निशान वाला एक आदमी अपने माता पिता से उनके हत्यारे को नष्ट करने की कसम खाता है और वो एक जमा देने वाली पकड़ के साथ एक नेम प्लेट को कुचल देता है और उन्हें अपनी ताकत दिखाने का वादा करता है।
कहीं और दो आदमी एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं और ध्यान देते हैं कि कैसे किसी ने बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल कर लिया है, और उस बूढ़े आदमी से पूछा जाता है कि उसका क्या मानना है कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। दोनों के बीच एक शांत समझदार नज़र का आदान प्रदान होता है और एक अनकही समझ बन जाती है। इसके साथ ही वो सबॉर्डिनेट फैंग वांजी को तुरंत अपने बॉस के पास लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि फैंग वांजी बेबाकी से उस बुलावा को ठुकरा देता है और कहता है कि वो नहीं जा रहा है। तो वो सबॉर्डिनेट जोर देकर कहता है कि बॉस केवल अपने बदला लेने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता है। एक चमकती हुई आंख के साथ फैंग वांजी सवाल करता है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये वो था, और पूछता है कि क्या उसने कोई सबूत छोड़ा था। और जैसे ही एक कौवा उड़कर जाता है, वो आदमी उससे इस मामले पर चर्चा करने के लिए बाहर आने को कहता है। ये कैमरा एक ऊंचे पत्थर के पुल की ओर जाता है, जहां हमारा लड़का स्वीकार करता है कि वो हवा में तैरने में बहुत अच्छा नहीं है, जिससे उस सबॉर्डिनेट को एहसास होता है कि वो गेट से निकलने के बाद से ही वहां था। अब एक साथ गाड़ी चलाते हुए वो आदमी पूछता है कि क्या फैंग वांजी वहां लौटना चाहता है जहां वो मूल रूप से रहता था, लेकिन हमारा लड़का मना कर देता है और बताता है कि उस जगह पर होने से उसे बस रोने का मन करता है। उनकी मंजिल एक विशाल महल जैसी एस्टेट है जिसमें नीले रंग के ऊंचे स्पायर्स लगे हैं, और एक पारंपरिक कमरे के अंदर वो सबॉर्डिनेट बॉस को फैंग वांजी के आने की सूचना देता है। ये बूढ़ा आदमी उसे एक प्याला शांत करने वाली चाय पेश करता है और उसे मेरा छोटा भाई कहकर संबोधित करता है, और दोनों आदमी एक घूंट लेते हैं। उनके भाव सावधानी से तटस्थ और अपठनीय है। चुप्पी तोड़ते हुए बॉस शांति से कहता है कि फैंग वांजी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, और चमकती हुई आंखों के साथ हमारा लड़का अपना सवाल दोहराता है और ये जानने की मांग करता है कि उसे कैसे पहचाना गया। एक बूढ़ा आदमी अपनी चाय पीता है और अपने मेहमान पर चुपके से एक पूरे हॉल को गायब करने का आरोप लगाता है, और फैंग वांजी शांति से स्वीकार करता है कि उसने केवल एक साधारण बदला लेने से परे कारणों से काम किया था। मेज पर तेजी से थपथपाते हुए वो बूढ़ा आदमी उसे अपना कप नीचे रखने का निर्देश देता है। वो फिर और चाय डालता है और चेतावनी देता है कि जियांग चेन का विरोध करने का मतलब समाज का दुश्मन बनना है। फैंग वांजी की आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं और वो सोचता है कि इस आदमी ने उसके अतीत की इतनी गहराई से जांच कैसे की, क्योंकि ये शक्तिशाली व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो एस रैंक्स या यहाँ तक कि टॉप हंटर को भी संभाल सकता है। एक तीखी नज़र के साथ हमारा लड़का पूछता है कि क्या ये उसे बदला लेने की अपनी खोज को छोड़ने की चेतावनी है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक मुस्कान के साथ एक सिगरेट जलाता है और घोषणा करता है कि वे एक साथ अपना बदला लेंगे। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं, वो बताता है कि उन्हें 3 जरूरी चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत है। मेज़ के दूसरी तरफ वो सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की सूची देता है, एक प्लान, एलाइज और पैसा। धुएं का एक बादल छोड़ते हुए वो आदमी विश्वास के साथ कहता है कि उसके पास वे तीनों चीजें हैं, जिससे फैंग वांजी को उसके शब्दों की सरल सच्चाई का एहसास होता है और वो खुद को दुनिया से अलग थलग महसूस करता है। घिन से अपनी नाक सिकोड़ते हुए वो बूढ़ा आदमी अचानक शिकायत करता है कि फैंग वांजी से लाशों की बदबू आ रही है, और वो फैंग को अपने बेटे के कमरे में शावर लेने के लिए ले जाने के लिए एक अटेंडेंट को बुलाता है। एक बार जब वे अकेले होते हैं तो एक सबॉर्डिनेट बॉस से इस नए अलायंस के जोखिम के बारे में सवाल करता है, लेकिन बॉस बस अपने एड से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो बच्चा थोड़ा उसके बेटे जैसा दिखता है। कुछ पल सोचने के बाद वो एड सहमत होता है कि वास्तव में एक समानता है। हालांकि वो आगे कहता है कि उनका युवा मास्टर अधिक सुंदर था। जैसे ही फैंग वांजी को दूर ले जाया जाता है, कमरे में अकेले फैंग वांजी अपनी शर्ट उठाता है, जो एक निशान वाले और शक्तिशाली शरीर को उजागर करती है, इससे पहले कि वो अपने कपड़े एक तरफ फेंक दे और आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित शावर ले ले। नीचे के बाथरूम का उपयोग करने का फैसला करते हुए फैंग वांजी अंदर चला जाता है। ये पूरी तरह से अनजान है कि अंदर कौन है, और उसका प्रवेश लॉन्जरे में एक महिला को चौंका देता है, जो ये जानने की मांग करती है कि वो कौन है। उसे नजरअंदाज करते हुए वो हंगामे की ओर पीठ फेरकर शावर में कदम रखता है। इस महिला का सदमा अविश्वास में बदल जाता है जब वो उसे पहचान लेती है और उसे भाई कहकर बुलाती है। भावनाओं से अभिभूत होकर वो आगे दौड़ती है और खुशी के आंसू रोती है कि वो जीवित है। फैंग वांजी उस युवा महिला के अचानक हुए इस भावुक आलिंगन से हैरान रह जाता है, लेकिन उनका पुनर्मिलन तब बाधित होता है जब मेड अपनी मालकिन के चेहरे पर चश्मा लगा देती है। हमारा लड़का इस दृश्य को सामने आते हुए देखता है। उसके भाव भ्रम और आश्चर्य का मिश्रण है। जैसे ही उसकी नजर वापस आती है वो घबरा जाती है और बाथरूम में एक गैंगस्टर के होने के बारे में चीखने लगती है। इसके बाद मची अफरा तफरी में उस मेड को उसकी घबराई हुई मालकिन द्वारा जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया जाता है। स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए फैंग वांजी शांति से उस मेड को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो फिर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो एक परछाई की तरह फर्श में पिघल जाती है। अपने शावर के बाद फैंग वांजी सूख जाता है और वो अजीब मुलाकात अभी भी उसके दिमाग में है, और वो मेड फिर से प्रकट होती है, जिससे वो पूछता है कि वो बस
जियोंग चैन को मार क्यों नहीं देती। अपना असली सींग वाला रूप दिखाते हुए वो बताती है कि जियोंग चैन के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जाती है, जिससे फैंग वॉन्जी उसे हमले की अपनी वास्तविक योजना के बारे में बताने के लिए दबाव डालता है। वो स्वीकार करती है कि वो बॉस के संरक्षण में एक अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अपना समय बिता रही है, इससे पहले कि वो दूसरों का कोई संदेह पैदा करने से बचने के लिए एक बार फिर से गायब हो जाए। बाद में जब वो कमरे से निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे एक जैकेट दी जाती है और वो बूढ़ा आदमी प्रकट होता है और बताता है कि वो घबराई हुई महिला उसकी अपनी बेटी थी। फैंग वॉन्जी बताता है कि उनकी मुलाकात एक दुर्घटना थी, इससे पहले कि वो बॉस से एक काली जैकेट मांगता, जिसके कारण वो बूढ़ा आदमी गुस्से में फट पड़ता है और उस पर अपनी बेटी को भ्रमित करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। तभी एक एड माउंटेन्स ग्रुप फंड की एक समस्या के बारे में जरूरी खबर लेकर अंदर आता है और एक टैबलेट की ओर इशारा करता है जो डोनर्स की एक सूची दिखाता है जिसमें सबसे ऊपर एक नाम होता है। और बॉस सदमे में घूरता है क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये नाम ब्लैक ड्रैगन ग्लिक वालों का है। ये सुनकर कि वो एक प्रतिद्वंदी के साथ सहयोग करना चाहता है, बॉस तूफान की तरह बाहर निकल जाता है और अपने एड को पीछे आने का आदेश देता है। फिर मुड़ता है और एक हैरान फैंग वॉन्जी पर तुरंत उनके साथ चलने के लिए चिल्लाता है। कहीं और माजोंग का एक खेल पूरे जोरों पर है क्योंकि ये खिलाड़ी जोर से एक टाइल नीचे पटकता है। ये आदमी मेज के चारों ओर हंसते और गालियां देते हैं और भड़कने वाली अराजकता से पूरी तरह अनजान हैं। तभी एक विंटेज कार अचानक दीवार को तोड़ती हुई अंदर आती है और पूरे कमरे को हवा में उड़ा देती है। मलबे के बीच से बॉस और फैंग वानजी निकलते हैं, जबकि लाल प्रोस्थेटिक बाह वाला एक आदमी चेतावनी देता है। ये विशाल आदमी गुस्से में उनका सामना करता है और पूछता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन पर हमला करने के लिए उनकी मौत की इच्छा है। लेकिन फैंग वानजी एक पल में हिलता है और उसकी डार्क एनर्जी उस क्रूर इंसान को छत पर पटक देती है। दो और थग्स हमला करने के लिए नीचे कूदते हैं, जिनमें से एक अपने हाथों से एनर्जी का एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स छोड़ता है। लेकिन हमारा लड़का आसानी से उस हमले को रोक देता है और इस प्रक्रिया में उस आदमी का हाथ चकनाचूर कर देता है। एक तेज लात के साथ वो दूसरे हमलावर को हवा में पीछे की ओर उड़ा देता है, जो फिर एक छिपा हुआ सांप निकालता है और एक जहरीले प्रहार की तैयारी करता है। फैंग वानजी उसके हाथ से वो सांप छीन लेता है और उससे अपने प्रतिद्वंदी का सिर कुचलने की धमकी देता है, और वो अपनी धमकी पूरी करता है और उस आदमी के चेहरे को बेरहमी से कंक्रीट के फर्श पर पटक देता है। ये बूढ़ा आदमी खौफ में देखता है और उस पर रुकने के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो राक्षसों से लड़ रहा है। ये बूढ़ा आदमी अपने एड लाओ लू को चेतावनी देता है कि उनका नया एलाय इतना लापरवाह है कि वो अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता, और इस आदेश को समझते हुए लाओ लू शांति से शत्रुतापूर्ण लड़ाकों के एक विशाल गैंग का डटकर सामना करता है। एक ही कदम के साथ वो जमीन पर एक अजीब घूमती हुई एनर्जी छोड़ता है जो पूरे समूह को अपने द्वारा बनाए गए एक विशाल पानी वाले वॉर्टेक्स के भीतर फंसा लेता है। उसके प्रतिद्वंदी अचानक एक घने भटका देने वाले कोहरे से घिर जाते हैं और उन्हें इसके स्रोत का पता नहीं होता है। एक महिला योद्धा अपने साथियों को चेतावनी देती है कि उनके टारगेट को कम ना आका जाए, लेकिन जब तक उसे उसके भयानक और जानलेवा टैलेंट की असली प्रकृति का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही धुंध के बीच से एक भूतिया आयरन मेडन उसके सामने प्रकट होती है, एक ही पल में उसे बेरहमी से अंदर से आर पार कर दिया जाता है, जो उसकी क्रूर शक्ति का शिकार हो जाती है। लाओ लू पराजित दुश्मनों के एक मैदान से होकर गुजरता है, जिनमें से हर एक लोहे की जेल के अंदर बंद होता है। कहीं और एक अलग क्राइम लॉर्ड कमजोर होकर बैठा है और मेडिकल मशीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही एक सहयोगी उस बीमार बॉस के पास आता है और ये जानना मांगता है कि वो क्या चाहता है, ये विजिटर व्यंग्यात्मक रूप से उस आदमी की कथित चैरिटी और हालिया डोनेशंस की प्रशंसा करता है, इससे पहले कि वो उसके माथे पर जलती हुई मोमबत्ती को जोर से दबा दे और एक कर्ज चुकाने की मांग करे। वो उस बॉस पर जियांग चैन के फाउंडेशन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने और अपने ही गिल्ड को दिवालिया करने का आरोप लगाता है। ये विजिटर बताता है कि वो केवल गिल्ड्स के बीच एक नाजुक युद्ध विराम बनाए रखने के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। वो एक प्याले में एक डार्क लिक्विड डालते हुए उस कर्ज पर छूट की अवधि प्रदान करता है, लेकिन इसके बदले में वो जियांग चैन की गुप्त गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानने की मांग करता है। घिरा हुआ और डरा हुआ वो गिल्ड लीडर पूछताछ के इस भारी दबाव में पसीना बहाता है। वर्तमान में वापस लाओ लू बस अपने बॉस से कहता है कि वो पूरी स्थिति को समझता है। ये सबऑर्डिनेट उस बूढ़े आदमी के ऑक्सीजन टैंक को लात मारता है, जिससे कैनिस्टर टूटकर खुल जाता है। गुस्से में और हाफते हुए उस इन्फॉर्मेंट की जीवन रक्षक हवा की आपूर्ति काट दी जाती है। उससे पूछताछ करने वाला फिर उस टैंक के वाल्व में सीधे एक रहस्यमय लिक्विड डालता है और उस बूढ़े आदमी से अपने पावरफुल बॉस के बारे में जो कुछ भी पता है उसे उजागर करने की मांग करता है।
यह आदमी दबाव में कबूल करता है और मानता है कि उसने पहाड़ों से एक टैलेंटेड बच्चे को हासिल करने में मदद की थी और समझाता है कि उसे शुरू में लगा था कि ये एलीट फोर्सेस को तैयार करने के लिए था, लेकिन फिर इसमें सामान्य बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। वो बेताबी से दावा करता है कि वो और कुछ नहीं जानता है और उस ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो सबॉर्डिनेट मास्क को वापस उसके मुंह और नाक पर रख देता है। एक गहरी सांस के साथ वो बूढ़ा आदमी अपनी राहत व्यक्त करता है और सोचता है कि खतरा टल गया है, लेकिन बॉस अचानक प्रकट होता है और उसका सिर पकड़कर उसे चुप रहने की धमकी देता है। पूछताछ खत्म होने के साथ वो शक्तिशाली व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जाने के लिए मुड़ता है। फैंग वानजी उसे जाते हुए देखता है, उसके तरीकों से प्रभावित होता है और अगले कदम के लिए तैयार होता है। बाद में फैंग वानजी एक फ्यूचरिस्टिक बार में अकेला बैठता है और एक चमकते हुए हरे ड्रिंक का घूंट लेता है और ये सोचता है कि उसे शराब पिए हुए कितना समय हो गया है। जिन यू के साथ बिताए अपने समय के बाद से उसने कभी शराब नहीं पी थी। ऊपर स्क्रीन्स पर जियांग चेन द्वारा आयोजित एक चैरिटी बैंक्वेट की घोषणा उसका ध्यान खींचती है। इस आदमी का चेहरा स्क्रीन पर छा जाता है और फैंग वानजी उसे तुरंत पहचान लेता है। ड्रिंक पीते हुए वो याद करता है कि जब जियांग चेन बस एक साधारण गिल्ड का सदस्य था। ग्लास पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो सोचता है कि उसकी अनुपस्थिति में यह आदमी सत्ता में कैसे आ गया। तभी अचानक एक बदबूदार ड्रिंक सीधे उसके सिर पर गिरती है और वो मुड़कर देखता है कि बार के बीच में एक शराबी आदमी उस पर उल्टी कर रहा है। इस शराबी आदमी के दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जोर जोर से एक और राउंड की मांग करता है, लेकिन लंबे बालों वाला एक अजनबी तुरंत उस झगड़ालू को बार पर बेहोश कर देता है। वो फिर अपनी जेबें टटोलते हुए अपने गिरे हुए दोस्त को वॉडका पीने के लिए डांटता है, इससे पहले कि वो फैंग वानजी की ओर मुड़े, उसका सिर पहुंचे और उसे एक ड्रिंक पिलाने की पेशकश करे। अब एक साथ बैठे हुए वे स्क्रीन पर जियांग चेन के चैरिटी ऑक्शन की घोषणा को चलते हुए देखते हैं और वो अजनबी जियांग चेन की प्रसिद्धि के बारे में शिकायत करता है और अपने खुद के सी रैंक स्टेटस पर विलाप करता है। फैंग वानजी की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि 10 साल पहले कौन सी बड़ी घटना हुई थी। उसका नया परिचित दंग रह जाता है कि उसने ग्रेट वॉर वॉच की घटना के बारे में कभी नहीं सुना है। हमारा लड़का शांति से बताता है कि वो 2 दशकों तक दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। ये महसूस करते हुए कि बताने के लिए एक लंबी कहानी है, वो आदमी सुनता है कि फैंग वानजी समझाने की तैयारी करता है। एक फ्लैशबैक में 10 साल पहले एक कंटेनमेंट पॉड में लटके हुए एक युवा फैंग वानजी को दिखाया जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो तब क्या कर रहा था। राक्षसों से भरे एक नर्क जैसे आयाम में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उसका एकमात्र भोजन बी रैंक जानवरों के मांस से बना एक भयानक हैमबर्गर था, जिसे एक युवा युद्ध के निशानों वाला फैंग वानजी चमकती हुई हरी आंखों से निकलता है। उस गंदे भोजन को खत्म करने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि का एक गंभीर भाव आ जाता है। उसके क्रूर अस्तित्व को सहन करने के लिए आवश्यक ठंडे संकल्प के साथ उसकी नज़रें कठोर हो जाती हैं। राक्षसों के एक समुद्र से घिरे हुए वो बेताबी से एक ऐसे जीवन की कामना करता था जिसमें कोई अंतहीन कत्लेआम ना हो। उसी समय एक साफ हॉस्पिटल के कमरे में एक हार्ट मॉनिटर लगातार बीप करता है, जहां एक कमज़ोर मरता हुआ आदमी खाने से मना कर देता है और अपने अटेंडेंट से उसे जाने देने की भीख मांगता है। वो अटेंडेंट, जो बार में मौजूद उस आदमी का ही युवा रूप है, अपने मास्टर से मौत के बारे में बात करना बंद करने का आग्रह करता है। एक हॉस्पिटल में एक बूढ़ा पेशेंट खाना खाते हुए अपने युवा केयरटेकर की कदकाठी की तारीफ करता है। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की आंखों के सामने एक लाल इमरजेंसी अलर्ट चमकता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। उसका केयरटेकर उसी जरूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से घूरता है और उसके भाव कठोर हो जाते हैं। ये घोषणा सभी बी रैंक और उससे ऊपर के लोगों को ग्रेट वॉल वॉच पर बुलाती है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें कोई वेतन नहीं है और मृत्यु दर बहुत अधिक है। चमकती हुई लाल आंखों के साथ वो पेशेंट घोषणा करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए इंतजार किया है और उसे जाना ही होगा। मास्टर और उसका अप्रेंटिस उस अलर्ट पर चर्चा करते हैं। वो युवा आदमी चिंतित है क्योंकि वो केवल सी रैंक का है और वो बूढ़ा मास्टर 1937 में आखिरी बुलावे से छिपने को याद करता है। कायरता का एक ऐसा काम जिसकी कीमत उसे अपने परिवार को खोकर चुकानी पड़ी थी। शांति पाने की कसम खाते हुए वो जाने की तैयारी करता है और ये ठान लेता है कि वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा। वो एक महान आइस वॉन्ड भी निकालता है, जिससे उसके अप्रेंटिस को ये पुष्टि हो जाती है कि वो गंभीर है। इससे प्रभावित होकर वो युवा आदमी भी अपने मास्टर पर उस खतरे को संभालने का भरोसा करते हुए उसके पीछे जाने का फैसला करता है। एक अंतिम आदेश के साथ वो दोनों हथियारों के उस बुलावे का जवाब देने के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक तटीय चट्टान पर पहुंचते हैं जहां लड़ाकों की एक विशाल आर्मी पहले ही इकट्ठा हो चुकी है और वो अप्रेंटिस आश्चर्यचकित होता है कि इस क्षेत्र का हर शक्तिशाली व्यक्ति यहां मौजूद लगता है। इस भीड़ में एक महान एस रैंक टैलेंट शामिल है जो बिना हिले डुले दुश्मनों को मारने के लिए जाना जाता है, और एक अन्य राक्षस जिसने नंगे हाथों से अपना एस रैंक टेस्ट पास किया था और इस प्रक्रिया में उसने अपना एक हाथ खो दिया था।
ये बूढ़ा मास्टर मजाक उड़ाता है और अपने अप्रेंटिस को बताता है कि वो एस रैंक से इतनी आसानी से प्रभावित ना हो, इससे पहले कि वो एक अलग समूह की ओर इशारा करे। वो समझाता है कि असली बड़े लोग तो वहां हैं। उसके अप्रेंटिस की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो उन शक्तिशाली लोगों को पहचान लेता है। उनमें जीन हू शामिल है, जो सेंट्रल गिल्ड की खतरनाक वाइस लीडर है, और उसके पास डुश खड़ा है, जो एक अद्वितीय बुद्धि के साथ गिल्ड का रणनीतिक जीनियस है। एक बूढ़े मास्टर और उसके युवा अप्रेंटिस का स्वागत एक अलग मूंछों वाले आदमी द्वारा किया जाता है। तभी एक पीले चेहरे वाला आदमी अचानक उस अप्रेंटिस को पकड़ लेता है और उसके निचले रैंक का मजाक उड़ाता है और उसे मौत की चेतावनी देता है। ये युवा अप्रेंटिस अपनी आंखों में गुस्से के साथ वापस घूरता है और इस ताने से अपमानित महसूस करता है, लेकिन उसका मास्टर बस हंसता है और उसे आश्वस्त करता है कि वो किनारे से बस तमाशा नहीं देखेगा। बहादुरी से भरकर वो अप्रेंटिस चिल्लाता है कि वो डरा नहीं है और किसी भी घुसपैठिए से लड़ने के लिए तैयार है। और वो मूंछों वाला आदमी हंसता है और लड़के को सलाह देता है कि अगर हालात बहुत खतरनाक हो जाएं तो वो भाग जाए। एक साथ वो समूह तट पर खड़ा होता है, अंधेरे महासागर की ओर देखता है और एक अपडेट मांगता है। एक रिपोर्ट आती है, 2 मिलियन टन वजन की एक अज्ञात वस्तु समुद्र से आ रही है और ये होलोग्राफिक शील्डिंग से ढकी हुई है, जिससे उनके पास अपनी सेनाएं इकट्ठा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। इस खबर से दंग रहकर वो अप्रेंटिस सोचता है कि किसी चीज का वजन इतना कैसे हो सकता है, जबकि वो मूठों वाला आदमी गर्व से अनुमान लगाता है कि ये कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट्स होनी चाहिए। उसका मास्टर अविश्वास में देखता है और सवाल करता है कि इतनी बड़ी सेना कौन भेजेगा, और उस समूह को शक है कि इसके पीछे बाइकोनिया का हाथ है, जिसने उनके लीडर को एक मीटिंग के बहाने दूर कर दिया है। हालांकि वो मूंछों वाले आदमी का मानना है कि बाइकोनिया ऐसा नहीं करेगा। तभी आसमान में छत्ते की डिजाइन वाली एक विशाल चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये एक विशाल बैरियर से टकराती है और तट की ओर एक भारी लहर भेजती है, और उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जो एक बहरी कर देने वाली दरार के साथ सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर देता है, जिससे युद्धपोतों का एक पूरा बेड़ा दिखाई देता है जो अब उन टूटे हुए बचावों के बीच से गुजर रहा है। एक स्पष्ट लाल प्रतीक वाला झंडा उनके डर की पुष्टि करता है कि ये बिकोनिया की सेनाएं हैं। ये मूंछों वाला आदमी मुस्कुराता है और गर्व से संतुष्ट होता है कि उसका अनुमान शुरू से ही सही था। एक रणनीतिकार बताता है कि उनके सबसे बड़े हथियार हेवेंस टियर के बीच में ही रोके जाने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन उसका साथी मिस्टर जिया सुझाव देता है कि अगर उनके टारगेट को स्थिर कर दिया जाए तो वे एक ही झटके में जीत सकते हैं। एक वॉरशिप के डेक से समुद्र से बर्फ की एक विशाल दीवार फूट पड़ती है जो उनका रास्ता रोक देती है। जहाज पर मेड के कपड़ों में एक लाल बालों वाली योद्धा सदमे में है कि उन्हें पहले ही खोज लिया गया है, जबकि उसका सबॉर्डिनेट ऐसी ताकत के खिलाफ आमने सामने के टकराव में उनके जीतने की संभावनाओं पर सवाल उठाता है। उनका कमांडर एनर्जी बिखेरते हुए घोषणा करता है कि उनके पास देश का सबसे मजबूत बेड़ा है और अवेकेंड उनके पक्ष में है। उसकी आंखें खौफनाक बैंगनी रंग से चमकती हैं और वो आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। हार से पहले मौत को स्वीकार करने की कसम खाते हुए वो जेट्स के एक स्क्वाड्रन के तहत अपनी टुकड़ियों को इकट्ठा करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपों का उनका पहला हमला उस क्रिस्टल जैसे बैरियर द्वारा पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और एक घबराया हुआ पायलट महसूस करता है कि उसका जेट समय रहते रुक नहीं सकता और वो एक सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है। एक एक करके वे लड़ाकू जेट्स बर्फ के उन नुकीले स्पाइक से टकराते हैं और प्रभाव से फट जाते हैं। बर्फ के उस किले की गहराई में मलबे के बीच 2 अकेले रक्षक खड़े हैं। उन दोनों में से छोटा वाला अविश्वास व्यक्त करता है कि वो और उसके मास्टर पूरे हमले को रोकने में कामयाब रहे। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वो घोषणा करता है कि वे घुसपैठियों को हरा सकते हैं। उनके इस विद्रोह से क्रोधित होकर एक विशालकाय बख्तरवन योद्धा आगे बढ़ता है और उन्हें अहंकारी कहता है। ये कमांडर ध्यान देता है कि ये विशाल लड़ाकू इस काम के लिए एकदम सही हथियार है। जैसे ही वो क्रूर इंसान कच्ची ताकत के साथ आसानी से एक विशाल टॉर्पीडो को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है, एक शक्तिशाली झटके के साथ वो उस प्रोजेक्टाइल को सीधे बर्फ के बैरियर की ओर दागता है। ये टॉर्पीडो बर्फ की लताओं को तोड़ता हुआ निकल जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और उनके बचाव में दरार पड़ जाती है। निराश होकर वो युवा रक्षक अपने मैजिक को टिमटिमाते हुए देखता है कि कैसे दुश्मन एक बार फिर से अंदर घुस आते हैं। ये बूढ़ा मास्टर अपने अप्रेंटिस को पीछे हटने की चेतावनी देता है और अकेले अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी करता है, और चमकती हुई आंखों के साथ वो उस महान आइस वॉन्ड में अपार एनर्जी को केंद्रित करता है। उसका अप्रेंटिस ऊपर से देखता है और महसूस करता है कि उसका मास्टर एक विनाशकारी तकनीक का उपयोग करने वाला है। एक गहरी बर्फीली सांस लेते हुए वो अंतिम मंत्र के लिए अपनी सारी एनर्जी केंद्रित करता है और इटर्नल फ्रॉस्ट को छोड़ता है, जो बर्फ के मैजिक का एक प्रलयंकारी विस्फोट है जो बाहर की ओर फूटता है और दुश्मन के बेड़े की ओर नुकीली बर्फ की एक विशाल लहर भेज देता है।
एक ही पल में पूरा महासागर जमकर ठोस हो जाता है और वॉरशिप्स अपनी जगह पर फंस जाते हैं। कमांड टावर सहित हर एक जहाज पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी परत में घिर जाता है। जमे हुए डेक पर एक दुश्मन सैनिक बुरी तरह कांपता है और कड़ाके की ठंड के बारे में चिल्लाता है। इसलिए उसका एक साथी एक न्यूट्रलाइजेशन सर्कल बनाता है और चेतावनी देता है कि ये मैजिक एस रैंक्स को भी जमाकर मार सकता है। हालांकि ये बर्फ लगातार जम रही है और तुरंत पास आते हुए कमांडर के जूतों पर चढ़ने लगती है, जो इसे खारिज करते हुए मजाक उड़ाता है और सवाल करता है कि क्या मात्र एक ए रैंक मैजिक उन्हें सच में रोक सकता है। बिना किसी प्रयास के अपने पैर की बर्फ को चकनाचूर करते हुए वो रक्षकों को पूरी तरह से अनुभवहीन कहता है। तट पर वापस रणनीतिकार दुश्मन पर पीछे से हमला करने के लिए हेवन स्टीयर को आदेश देता है और घबराहट में चिल्लाता है कि उन्हें 1 सेकंड की देरी हो गई है और टारगेट्स बच निकलेंगे। ये दुश्मन कमांडर ऊपर देखता है और आसमान में इकट्ठा हो रहे एक विशाल एनर्जी वॉर्टेक्स को महसूस करता है। उसके भाव सदमे में बदल जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर मंडरा रहे इस नए खतरे को समझने की कोशिश करता है। एनर्जी की एक शानदार किरण हेवन स्टीयर आसमान और उस बर्फ के बैरियर को चीरती हुई निकलती है और भागने के लिए घबराई हुई आवाज आती है जब उन्हें एहसास होता है कि यह हमला जहाज के गोला बारूद पर केंद्रित है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला विस्फोट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक सिस्टम अलर्ट पुष्टि करता है कि हेवन स्टीयर अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है। ये बूढ़ा मास्टर संघर्ष करता है, इस भारी प्रयास से उसके चेहरे से पसीना बह रहा है, जबकि उसका अप्रेंटिस पागलों की तरह हंसता है और घुसपैठियों को उनके जाल में फंसने के लिए ताना मारता है। लेकिन उसकी ये बहादुरी कम हो जाती है जब उसे दुश्मन ताकतों के सही आकार का एहसास होता है। जब मूंछों वाला आदमी मुस्कुराते हुए ध्यान देता है कि बहुत से लोग पहले ही अंदर घुस चुके हैं। टूटी हुई बर्फ के दूसरी तरफ इलीट योद्धाओं की एक नई स्क्वाड दिखाई देती है, जो पुष्टि करती है कि पूरी चेन्ड आइलैंड्स की फ्लीट ने इस भारी हमले के लिए खुद को झोंक दिया है। गिल्ड के रणनीतिकार डुशी उनकी युद्ध क्षमता का तुरंत आकलन करने की मांग करता है। उसका सबॉर्डिनेट घबराकर वापस रिपोर्ट करता है और पुष्टि करता है कि उनकी स्थिति बहुत खराब लग रही है। जैसे ही दुश्मन की सेनाएं सामने आती हैं, 8 एस रैंक सहित सैकड़ों उच्च पद वाले लोग दिखाई देते हैं। इसकी तुलना में हर स्तर पर उनकी अपनी सेना की संख्या बहुत कम है। अंतिम गिनती में केवल एक अकेला सी रैंक लड़ाका शामिल है। अलग थलग किए जाने पर गुस्से में आकर वो युवा अप्रेंटिस विरोध में वापस चिल्लाता है और दुश्मन के सामने अकेला खड़ा होकर गर्व से खुद को एक सी रैंक मेज घोषित करता है। उसका मास्टर और मूंछों वाला आदमी देखते हैं, जो उसके इस लापरवाह साहस से खुश है। बिना डरे वो लड़का जमे हुए युद्ध के मैदान पर पूरी विरोधी सेना का डटकर सामना करता है, ये मानते हुए कि उसका एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक उनकी बेहतर संख्या और रैंक्स को हरा सकता है। उसकी आंखें युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने के भयंकर दृढ़ निश्चय के साथ चमकती हैं और एक शक्तिशाली मंत्र के साथ वो तैरते हुए बर्फ के ब्लेड्स की एक घातक रस्म को बुलाता है। लेकिन वो दुश्मन कमांडर बस एक विशाल योद्धा को उस छोटी मछली को कुचलने का आदेश देता है। जैसे ही वो दानव आगे छलांग लगाता है, वो अप्रेंटिस चेतावनी देता है कि उसका मैजिक संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को जमा देगा। ये बूढ़ा मास्टर घबरा जाता है कि उसका अप्रेंटिस हार जाएगा, लेकिन उसका साथी बेफिक्र है। जैसे ही वो युवा लड़ाका एक जंगली तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है और अपने प्रतिद्वंदी को चौंका देता है, एक अराजक टकराव में वो विशालकाय लड़ाका दोनों ही बर्फ की दीवार से नीचे गिर जाते हैं, जबकि मूंछों वाला आदमी बिना किसी चिंता के उस क्रूर लड़ाई को देखता है। उनके प्रभाव से चट्टान में एक विशाल गड्ढा बन जाता है, जिससे पूरा युद्ध का मैदान हिल जाता है और घायल होने और खून बहने के बावजूद वो अप्रेंटिस मलबे से बिना डरे ऊपर घूरता है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं जब उसे हाई रैंकर्स की भयानक शक्ति का एहसास होता है। उसका साथी बताता है कि दुश्मन केवल एक बी रैंक लड़ाके के साथ उनके बचाव का परीक्षण कर रहा है। बर्फ के उस पार वो लड़ाका मजाक उड़ाता है, ये मानते हुए कि उसने उनकी पूरी ताकत देख ली है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह से अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं, जैसे ही दूसरी तरफ खड़ा मूंछों वाला आदमी एक खौफनाक और समझदारी भरी मुस्कान दिखाता है। ये लड़ाका नीचे देखता है और पाता है कि उसका पैर रहस्यमयी और भयानक तरीके से कुचला जा चुका है, जबकि एक सुनहरे बालों वाला रणनीतिकार बताता है कि उसने अप्रेंटिस को एक शक्तिशाली रिएक्टिव पॉइजन से ढक दिया था। अब हैंगैंग नाम से पुकारे जाने वाला ये लड़ाका गिर जाता है, क्योंकि उसके साथी घबराहट में उसके पास दौड़ते हैं। उनमें से एक नीचे झुकता है और उस भयानक घाव से बहते खून को बेताबी से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एक अन्य योद्धा चेतावनी देते हुए चीखता है कि यह पॉइजन संक्रामक है और इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगा। ये बचे हुए घुसपैठिए खौफ में घूरते हैं। उनमें से एक इस लड़ाई में शामिल होने पर पछताता है और इस नरसंहार से घबराकर वो युवा अप्रेंटिस बस इस कत्लेआम से भागना चाहता है। वर्तमान में वापस वो अजनबी पूछता है कि क्या उस दर्दनाक घटना ने उस युवा व्यक्ति को तोड़ दिया था। जैसे ही उस लड़ाके के शरीर का एक जहरीले रूप में पिघलने की याद ताज़ा होती है,
इस दुश्मन कमांडर की आंखें शुद्ध और बिना मिलावट के गुस्से से लाल हो जाती हैं, जबकि मूंछों वाला आदमी एक एंटीडोट पेश करता है और बहुत देर होने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से माफी मांगता है। ठंडे अधिकार के साथ कमांडर घोषणा करता है कि उसे पता है कि 3 गद्दार उनके पक्ष में भाग गए हैं, लेकिन वो रक्षक बर्फ पर एक खूनी ढेल की ओर इशारा करता है और दावा करता है कि उसने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। उसके प्रतिद्वंदी का झूठ केवल उसके गुस्से को भड़काता है और वो उन्हें तुरंत रास्ते से हटने की मांग करता है। फिर भी खतरे के सामने मूंछों वाले आदमी की नजरें शांत और अडिग रहती हैं। वो फिर उनके धोखे को उजागर करता है और जहाज की तोपों को बिकोनिया की टेक्नोलॉजी के रूप में पहचानता है और पेंट में खरोच की ओर इशारा करता है जो नीचे एक दूसरे देश का झंडा दिखाता है। मजाक उड़ाते हुए वो सवाल करता है कि वे ऐसे देश के लिए क्यों मुड़ते हैं जो उन्हें फेंकने लायक समझता है। ये कमांडर और उसकी टुकड़ियां स्तब्ध सन्नाटे में खड़ी हैं, क्योंकि उसका ताना निशाने पर लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मूंछों वाला आदमी अलायंस का प्रस्ताव रखता है और उन्हें सच्ची दोस्ती का वादा करता है, इससे पहले कि वो ये कहे कि वैसे भी कमांडर को शायद ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि वो कमांडर के दल बदलने पर उसे एक हाई रैंकिंग पोजीशन देने का लालच भी देता है। अपना धैर्य खोते हुए कमांडर एक अल्टीमेटम जारी करता है और बलपूर्वक उनकी सीमा पार करने की कसम खाता है। वो फिर अपने 20 एलीट योद्धाओं को आगे आने का आदेश देता है जो लड़ाई के लिए तैयार हैं। एक महिला रक्षक घबरा जाती है और अपने लीडर से रीइंफोर्समेंट्स के लिए समय निकालने का आग्रह करती है, लेकिन वो समझाता है कि ये बेकार है क्योंकि पास में कोई भी इतना मजबूत नहीं है जो मदद कर सके। भले ही वे इंतजार कर सकते, वो जानता है कि दुश्मन ने भी कोई बैकअप प्लान तैयार रखा होगा। चिंतित होकर उसका साथी पूछता है कि वे ये लड़ाई कैसे जीत सकते हैं, जबकि दुश्मन कमांडर घोषणा करता है कि वो एस रैंक्स को खुद संभालेगा और बाकी को अपनी टुकड़ियों पर छोड़ देगा। उसकी महिला साथी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो अकेले ही 9 एस रैंक से लड़ने का इरादा रखता है, लेकिन वो बस उसे याद दिलाता है कि उसे पहले से ही उसकी वास्तविक क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो उनके लीडर पर एक पिछली जीत को याद करता है जिसे सभी ने केवल किस्मत समझकर खारिज कर दिया था। वो गुस्से में बहस करती है कि वो केवल उन्हें लैक्सेटिव से धोखा देकर जीता था, एक ऐसा तथ्य जिसे वो खुशी से नजरअंदाज कर देता है। युद्ध के मैदान के उस पार हेडबैंड पहना एक दुश्मन सैनिक एक चमकती लाल गोली निगलने की तैयारी करता है और उसे एक ही घूंट में निगल जाता है जैसे उसके साथी भी करते हैं, और उनकी आंखें संकल्प से भरी होती हैं। हमला करने का आदेश मिलते ही वो बेहतर सैनिक पागलों की तरह आगे बढ़ते हैं, ये महसूस करते हुए कि सोचने का समय नहीं है। वो महिला रक्षक अपरिहार्य टकराव के लिए खुद को तैयार करती है। उसका मूंछों वाला साथी सोचता है कि क्या दुश्मन केवल उनकी ताकत का पता लगाने के लिए कैनन फॉडर भेज रहा है। बर्जरकर सैनिकों की एक विशाल लहर बर्फ पर दौड़ती है जो सच में एक भारी बल है। उनकी आंखें खौफनाक लाल रंग से चमकती हैं क्योंकि वे एक साथ दहाड़ते हैं और नई शक्ति के साथ उनकी नसें फूल जाती हैं। ये पूरा स्क्वाड्रन क्रोधित बर्जरकर्स के एक झुंड में बदल जाता है जिनके शरीर एनर्जी से कड़कड़ा रहे हैं। ये बूढ़ा मास्टर खौफ में देखता है और महसूस करता है कि उन सभी ने जेड के टुकड़े का सेवन किया है। घबराकर वो महिला रक्षक अपने ही साथियों पर बर्जरकर की लहर में हमला न करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो बूढ़ा मास्टर पहले कार्रवाई करता है और उनका रास्ता रोकने के लिए एक विशाल बर्फ का बांध बुलाता है। ये शानदार नुकीला बैरियर जमीन से फूट पड़ता है और नीचे से आ रहे सैनिकों को बौना बना देता है। इस विशाल स्पेल से थककर वो बूढ़ा मास्टर अपनी छाती पकड़ लेता है और अपनी दिल की दवा मांगता है। उसका अप्रेंटिस एक हुई अभी भी जमीन पर है, जो अपनी पिछली लड़ाई से इतना घायल है कि वो जवाब नहीं दे सकता। उसके मुंह से खून बह रहा है क्योंकि वो बताता है कि उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं, जिसने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया है। पास ही 2 अन्य रक्षक केवल उस अराजकता को सामने आते हुए देख सकते हैं और वे बीच बचाव करने में असमर्थ है। एक सफेद बालों वाला आदमी बेताबी से घायल साथी से दवा मांगता है, जो उसे अपनी जेब की ओर इशारा करता है। दीवार पर वापस रक्षकों को पता है कि उनका बर्फ का बैरियर पहले ही दुश्मनों की भीड़ के सामने विफल हो रहा है। जैसा कि एक स्पष्टीकरण से पता चलता है कि आक्रमणकारी एक जेड फ्रैगमेंट का उपयोग कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति की 100% एनर्जी को छोड़ देता है। उनके आने वाले हमले की तुलना 20 हेवन स्टेयर से की जाती है, जिससे सभी डिफेंसिव मेजर्स को बुलाने की हताश पुकार उठती है। समय और एनर्जी से बाहर होकर वो बूढ़ा मास्टर जानता है कि वो दीवार के टूटने से पहले उसे मजबूत नहीं कर सकता, और कोई विकल्प ना होने पर वो मुट्ठी भर रहस्यमयी शक्ति बढ़ाने वाली पैलेट्स निकालता है और हताशा के एक पल में वो उस खतरनाक पदार्थ को एक ही घूंट में निगल जाता है। मास्टर फैन उस बूढ़े मेज का अध्ययन करता है, जो उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसके शरीर में भारी शक्ति दौड़ने लगती है। वो इस नई एनर्जी को बैरियर में केंद्रित करता है और बर्फ को तुरंत क्रिस्टल में बदलने और कठोर होने का आदेश देता है, जबकि एक अन्य मास्टर रक्षा में शामिल होता है और इसे मजबूत करने के लिए बर्फ के बीच से मेटल की सुनहरी नदियां बुनता है। 2 और अलाइज आगे आते हैं और बूढ़े जिया को इस हमले के खिलाफ मोर्चे को संभालने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति की पेशकश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अकेला दुश्मन योद्धा अपार शक्ति के साथ चमकता है और अकेले ही उस मजबूत दीवार का सामना करता है। उस मजबूत सतह पर हाथ रखते हुए वो इसकी मजबूती को स्वीकार करता है क्योंकि उसकी हथेली के चारों ओर कच्ची एनर्जी कड़कड़ाती है। शक्ति की एक लहर के साथ वो उस खड़ी बर्फ की चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देता है और उसका शरीर विनाशकारी शक्ति का एक प्रतीक बन जाता है। शुद्ध शक्ति से चमकती आंखों के साथ वो जीत की दहाड़ मारता है, जो अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। एक ही मुक्का दीवार से टकराता है, जिससे एक प्रलयंकारी विस्फोट होता है जो उनके बचाव को चकनाचूर कर देता है।
ये रक्षक खौफ में घूरते हैं। एक क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए बनाया गया बैरियर एक ही प्रहार से टूट रहा है। दुशी बढ़ते हुए खौफ के साथ महसूस करता है कि अगर बाकी लोग एक साथ हमला करते हैं तो उनकी पूरी लाइन नष्ट हो जाएगी। मास्टर फैन हरकत में आता है और दूसरों को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद इन ह्यूमन बॉम्ब्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके नीचे सुपरचार्ज्ड योद्धाओं की एक पूरी लीजन आगे बढ़ती है, जो जीवित विस्फोटकों की एक लहर है। लड़ाई में कूदते हुए एक अकेला रक्षक चमकते हुए लाल बर्जरकर्स की भीड़ में अपना मुक्का मारता है, जबकि उसकी महिला साथी भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और उन्हें पूरी शक्ति तक पहुंचने से पहले विस्फोट करने की कसम खाती है। उसका मुक्का क्रूर ताकत के साथ लगता है, जो जीवित बमों में से एक को लड़खड़ा देता है, और एक अविश्वसनीय अपरकट के साथ वो एक और दुश्मन को एक अज्ञात भाग्य की ओर आसमान में उछाल देती है। ये उछाले गए सैनिक फिर युद्ध के मैदान के काफी ऊपर रोशनी की एक अंधी कर देने वाले चमक में फट जाते हैं। उनके विस्फोट रक्षात्मक दीवार पर बारिश की तरह गिरते हैं, जो इस हमले के तहत विशाल ढांचे को चटका देते हैं। अपना मौका देखकर वो दुश्मन कमांडर अपनी टुकड़ियों को उसे व्यस्त रखने का आदेश देता है, जबकि बाकी लोग बैरियर को नष्ट कर देते हैं। और तुरंत 4 बर्जरकर्स उस महिला योद्धा पर झपट पड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उसे पीछे पकड़ लिया जाता है, बाकी सुसाइड स्क्वाड अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, लेकिन वो योद्धा बस मुस्कुराती है और उनके इस विश्वास का मजाक उड़ाती है कि विस्फोट का खतरा उसे कभी डरा सकता है। अगालिया के सबसे मजबूत लड़ाकों में से एक से सीधे भिड़ने के लिए उनकी मूर्खता पर सवाल उठाती है। अचानक उसे पकड़ने वाले सदमे में चीख पड़ते हैं, क्योंकि वे रहस्यमय तरीके से पीछे से आर पार हो जाते हैं। जैसे ही उसके शरीर से सुनहरी एनर्जी का एक शानदार विस्फोट होता है, जो उसके आसपास के हर दुश्मन को छेद देता है। उनके शरीर को एक तरफ फेंकते हुए वो देखती है कि उसके हमलावरों को हवा में उड़ा दिया जाता है। ये गुफा अब पराजित लोगों की चमकती हुई राख से भर गई है और उनकी विस्फोटक शक्ति निष्प्रभावी हो गई है। कहीं और एक नकाबपोश आदमी खौफ से देखता है और मानता है कि एक अजीब सा कोमल एहसास उसे डरा रहा है, जबकि चमकते हुए हाथ वाला एक अलग आदमी लापरवाही से धूम्रपान करता है और अपने चारों ओर अजीब पिघलते हुए दृश्यों को देखता है। वो नीचे देखता है कि शरीर आसमान से गिरने लगते हैं और नीचे बर्फीली जमीन पर जा गिरते हैं। ऊपर देखने पर पता चलता है कि आसमान अनगिनत गिरते हुए सैनिकों से भरा हुआ है, जो उस पर बारिश की तरह गिर रहे हैं। गिरने के एक ठंडे आदेश के साथ जमीन से स्पाइक्स फूट पड़ते हैं, जो एक क्रूर प्रदर्शन में गिरते हुए सैनिकों को आर पार कर देते हैं। ये मूंछों वाला आदमी मुस्कुराता है और दुश्मनों को 10,000 मीटर ऊपर उछालने की अपनी योजना को समझाता है। सटीकता के लिए ये अनूठा टैलेंट इन भारी लड़ाइयों को उसके लिए लगभग मामूली बना देता है, क्योंकि उसके बर्फ के टुकड़े तुरंत सटीक निशाने के साथ दुश्मन लड़ाकों की एक पूरी स्क्वाड को बेअसर कर देते हैं। इस बीच एक लंबे बालों वाला एस रैंक रक्षक उनके शरीर को कंकाल में पिघलाने के लिए एक खौफनाक पॉइजन का उपयोग करता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो महसूस करता है कि घुसपैठियों की रणनीति पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। सवाल करता है कि वे आगे क्यों बढ़ेंगे, जबकि मुख्य भूमि में आगे उनके लिए एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। ये रक्षक आक्रमणकारियों के असली उद्देश्यों पर बहस करते हैं, जो उनके लापरवाह हमले को समझने में असमर्थ है। यहाँ तक कि आग का इस्तेमाल करने वाला एक योद्धा भी सोचता है कि ऐसा कौन सा लक्ष्य इतने भारी नुकसान वाले आक्रमण को सही ठहरा सकता है। कमांड पोस्ट पर वापस रणनीतिकार हेवन स्टीयर के लिए 3 मिनट की काउंटडाउन का आदेश देता है, जबकि युद्ध के मैदान में वो पॉइजन यूजर अपने सबॉर्डिनेट चिक्सियो को पीछे रहने और दुश्मन को गिनने का निर्देश देता है। अशुभ रूप से चमकती आंखों के साथ वो एक अंतिम खौफनाक आदेश देता है, उनमें से हर एक को मार डालो। एक विरोधी एस रैंक आगे बढ़ता है, उसे एक साथी पॉइजन यूजर के रूप में पहचानता है और एक भयानक टेंटिकल्ड पॉइजन स्प्राउट तलवार के साथ उसे चुनौती देता है। ये गंजा योद्धा अपने ब्लेड को एक विशाल कंकाल की दीवार पर दे मारता है, लेकिन उसका हमला एस रैंक मंत्रमुग्ध जानवर के खिलाफ पूरी तरह से बेअसर है। एस रैंक की इस लड़ाई को देखते हुए वो युवा अप्रेंटिस जानता है कि उसे अपने रणनीतिकार के लिए समय निकालना होगा। जैसे ही एक और रक्षक, एक महिला योद्धा अपने हाथ में शानदार नारंगी एनर्जी इकट्ठा करती है, वो कुसानागी नोट सुरुगी नामक प्रकाश की किरणों की एक विनाशकारी बौछार छोड़ती है। फिर भी ये शक्तिशाली हमला उसे अपने प्रतिद्वंदी की ताकत से पस्त और हैरान कर देता है। ये महसूस करते हुए कि अगर उसने खुद को रोका तो वो मर जाएगी, वो बुद्धास डूम स्टेज 3 को छोड़ने की तैयारी करती है। ये महिला योद्धा एक भयंकर दहाड़ मारती है। उसकी अविश्वसनीय गति उसके प्रतिद्वंदी के ब्लेड को पछाड़ देती है, उसे यातानो कागामी को बुलाने के लिए मजबूर करती है, जो उसके हमले को रोकने के लिए एक महान ढाल है। वो दंग रह जाता है कि वो केवल एक हाथ से उसे यहाँ तक धकेल सकती है और उसे एक राक्षस कहता है। उनकी शक्तियां प्रकाश और बल के एक अंधे कर देने वाले विस्फोट में टकराती हैं, जो युद्ध के मैदान को हिला देती हैं। लेकिन ये महसूस करते हुए कि उसका तीसरा स्टेज पर्याप्त नहीं है, वो एक और भी बड़ी शक्ति को छोड़ने पर विचार करती है। वो जानती है कि ये कोई साधारण द्वंद्व नहीं है, एक गलत चाल का मतलब उसकी तत्काल मृत्यु हो सकता है।
उसका प्रतिद्वंदी हालांकि आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, ये मानते हुए कि लड़ाई बिल्कुल योजना के अनुसार चल रही है। जबकि एक घायल और निराश योद्धा डूशी पर आखिरकार लड़ाई में शामिल होने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो बस वापस चिल्लाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, जबकि वो एक योजना के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। एक क्रूर प्रहार झेलते हुए वो गुस्से में सवाल करती है कि क्या एस रैंक्स को संभालने का उसका वादा केवल एक झूठ था। जैसे ही उसके अपने आदमी उसके चारों ओर घबराते हैं, एक स्पष्ट लक्ष्य या जीत के रास्ते के बिना खो जाते हैं। अचानक बिजली से कड़कड़ाता एक पैर डूशी पर गिरता है और उसे पूरी तरह से चौंका देता है। फिर भी उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उस हमले का स्वागत कर रहा है। वो आसानी से हमलावर का पैर पकड़ लेता है और उनकी दुविधा का एक अजीब सा समाधान सुझाता है। और वो न्यू कमर, एफ्रो और धूप का चश्मा पहने एक आदमी एक ठंडी तीव्रता के साथ नीचे घूरता है। डूशी फुसफुसाता है कि उसने पहले ही दुश्मन के असली उद्देश्य का पता लगा लिया है, जिससे वो बिजली का इस्तेमाल करने वाला तुरंत दुश्मन की लाइंस की ओर छलांग लगा देता है और अनजान सैनिकों के एक स्क्वाड्रन पर स्वर्ग से एक बोल्ट की तरह गिरता है। डूशी फिर अपनी चाल का खुलासा करता है और उन सैनिकों के बीच खड़ा होता है जो पथराए हुए लगते हैं। जैसे ही वो महिला योद्धा देखती है और आखिरकार उसकी अजीब और शानदार रणनीति को समझ जाती है, एक मजबूत योद्धा अचानक हुए हमले से दंग रह जाती है, जो उसके साथी को कहीं से भी मार गिराता है। जबकि डूशी दुश्मन के कमांडर मिस्टर मिशीमा का सामना करता है और उसके अप्रत्याशित आगमन पर सवाल उठाता है। बढ़ते खौफ के साथ मिशीमा को एहसास होता है कि डूशी ने किसी तरह उनकी पूरी गुप्त योजना का पता लगा लिया है। वो तुरंत सभी एस रैंक्स को अपनी चौकियां छोड़ने और डूशी को मारने को प्राथमिकता देने का नया आदेश जारी करता है। गुस्से में जलते हुए कमांडर घोषित करता है कि उनके सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी को हर कीमत पर खत्म किया जाना चाहिए। कहीं और एक विशाल तलवार वाली महिला रक्षक अपनी टुकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें लड़ाई में उतरने का आग्रह करती है। एक बड़ी पुआल की टोपी पहने एक लड़ाका बॉस के बुलावे को स्वीकार करता है और अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। एक अन्य योद्धा एक चमकते हुए गुलाबी ब्लेड के साथ अराजकता को चीरता है और अचानक मची इस जल्दबाजी के बारे में सोचता है। एस रैंक उन सभी को जाते हुए देखता है और प्रभावित होता है कि डूशी इतना ध्यान आकर्षित कर सकता है। एक विशाल स्पिरिट बीस्ट के पास खड़ा होकर वो शिकायत करता है कि ये लगातार लड़ाई आराम करने का कोई समय नहीं देती। इस बीच वो बूढ़ा मास्टर एक दुश्मन मेज से भिड़ता है और एक आग के स्पेल सर्कल को मुकाबला करने के लिए बर्फ के मैजिक को बुलाता है। उसका प्रतिद्वंदी एक शक्तिशाली 1000 मशालों वाला हमला छोड़ता है, जो विनाशकारी लाल एनर्जी का एक घूमता हुआ चक्र है। लेकिन वो मेज जल्दी से लड़ाई छोड़ देता है और इसके बजाय मिशीमा के नए आदेशों का पालन करने का विकल्प चुनता है। उसे भागने से रोकने से इनकार नहीं करते हुए वो बूढ़ा मास्टर उस भागते हुए एस रैंक पर 4 पत्तियों वाले बर्फ के पिंजरे में फंसा लेता है। ये फंसा हुआ योद्धा अपनी जेल के खिलाफ संघर्ष करता है और उस बूढ़े आदमी की लगातार जिद को कोसता है। ये जानते हुए कि डूशी भारी पड़ गया है, मास्टर कम से कम इस एक दुश्मन को खुद ही मारने का संकल्प लेता है। वो स्पेल को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है और हाँफते हुए चाहता है कि वो 10 साल छोटा होता। तभी एक विशालकाय बख्तरबंद योद्धा उसके पीछे प्रकट होता है और उसे रास्ते से हटने का आदेश देता है। एक ही पल में उस बख्तरबंद दानव का सिर एक अदृश्य सहयोगी द्वारा काट दिया जाता है, जो उसे समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। इस बूढ़े मास्टर का हथियार बर्फीली जमीन पर गिर जाता है। उसका भाग्य अचानक अधर में लटक जाता है। एक ही पल में एक और दुश्मन सैनिक का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसका शरीर बेजान खड़ा रह जाता है, जबकि चमकते हुए हथियारों वाले रक्षक क्रूर दक्षता के साथ आक्रमणकारियों को चीरते हैं। लेकिन कहीं और एक सुनहरे बालों वाली योद्धा खुद को घिरा हुआ और पूरी तरह से भारी पाती है। खून से लथपथ और पिटी हुई वो पूरी तरह से निराशा में केवल अपने मास्टर को ही पुकार सकती है। एक भारी दबाव से जमीन पर दबी हुई वो उसे पकड़ने वालों के खिलाफ संघर्ष करती है। उसका डर शुद्ध गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि वो उनमें से हर एक को मारने की कसम खाती है। इस बीच एक सींगों वाला बर्जरकर एक अकेले पॉइजन यूजर पर हमला करता है, जो मारने के इरादे से चमक रहा है। अपनी तेज गति से वो कपड़े पहने रक्षक को पूरी तरह से चौंका देता है। फिर भी रक्षक मुस्कुराता है और योद्धा को एक जगह फंसाने वाले एक मैजिक सर्कल को दिखाता है। ये जाल उसे आखिरकार अपने घातक पॉइजन स्प्राउट्स को पूर्ण सटीकता के साथ निशाना बनाने की अनुमति देता है। ऊपर से वो घूमते हुए बैंगनी टेंड्रिल्स को अपने स्थिर दुश्मन पर प्रहार करने का निर्देश देता है। लेकिन वो सींगों वाला योद्धा अपनी पूरी शक्ति दिखाता है और एक राक्षसी सुनहरी छड़ी को बुलाता है, जिससे एक चिलचिलाती आग की कालीन बन जाती है, जो उस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है और उस पॉइजन यूजर को आनन फानन में बनाए गए एक रक्षात्मक जाल के पीछे बाल बाल बचने के लिए मजबूर कर देती है। उसका हमलावर उसका मजाक उड़ाता है कि वो केवल भागने में ही अच्छा है, क्योंकि उसका पॉइजन खाली जमीन पर गिरता है। हालांकि एक रणनीतिकार बताता है कि ये सब उसे नीचे टाइजिंग के जाल में फंसाने का एक नाटक था। उसी पल मूंछों वाला योद्धा टाइजिंग एक विशाल चमकते हुए हथियार को एक्टिव करता है। एनर्जी के एक विशाल स्तंभ को छोड़ता है, जो युद्ध के मैदान के नीचे से फूट पड़ता है। ये रणनीतिकार विस्फोट को देखता है और पुष्टि करता है कि उसके सबॉर्डिनेट ने अपने टारगेट को मार गिराया है। तभी शुद्ध एनर्जी का एक विशाल मुड़ा हुआ ब्लेड उनकी ओर नीचे कटता हुआ आता है।
सिर कटा हुआ एक दुश्मन बर्फ पर आर पार पड़ा है। उसके साथी उस हत्या की असंभव गति को अविश्वास में घूरते हैं। ये लंबे बालों वाला रक्षक टूटी हुई जमीन पर शांति से खड़ा है और उसका काम पहले ही हो चुका है। लाश को उसके कॉलर से पकड़ते हुए वो लापरवाही से टिप्पणी करता है कि एस रैंक्स सच में थोड़े परेशानी वाले होते हैं। ये महसूस करते हुए कि उनकी 1-on-1 रणनीति विफल हो गई है, दुश्मन कमांडर अपने मचे हुए इलीट्स को एक साथ हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वो 2 को पीछे रोक लेता है और उन्हें दूरी बनाए रखने और सही समय पर प्रहार करने का निर्देश देता है। बर्फ के उस विशाल मैदान में वो अकेला रक्षक अब खुद को शक्तिशाली दुश्मनों से पूरी तरह से घिरा हुआ पाता है। सफेद कपड़ों में एक एस रैंक अपने पुआल की टोपी वाले साथी को अपने टारगेट को नीचे गिराने में मदद करने के लिए बुलाता है और उसका साथी एक डार्क पावर को केंद्रित करना शुरू करता है और एक हमले की तैयारी करता है जिसे वो ग्राउंडलेस हेल कहता है। बर्फ से एक घूमता हुआ वोटेक्स फूट पड़ता है। हालांकि वो रक्षक बाल बाल इसके खिंचाव से बच जाता है, जो सफेद कपड़ों वाले आदमी को तुरंत एक और तकनीक ग्रेट सील छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। गिरने के एक आदेश के साथ एनर्जी का एक विशाल ब्लॉक युद्ध के मैदान के काफी ऊपर प्रकट होता है। ये रक्षक सीधे उसके नीचे फंस जाता है और उस हमले के कुचलने वाले वजन को रोकने के लिए संघर्ष करता है। अपने दांत पीसते हुए वो स्वीकार करता है कि एक ही बार में कई एस रैंक से लड़ना एक चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उनकी योजना उसे धीरे धीरे उसके पैरों पर बने उस घातक वोर्टेक्स में नीचे धकेलने की है। उसे फंसा हुआ देखकर बिजली से लिपटा एक और दुश्मन एस रैंक उसे मारने के लिए दौड़ता है। ये हमलावर ध्यान देता है कि उसके हाथ बंधे होने के कारण वो पॉइजन मास्टर पूरी तरह से असुरक्षित है। उसे लात मारकर आर पार करने की कसम खाते हुए वो बिजली का इस्तेमाल करने वाला खुद को एक विनाशकारी डाइव किक में झोंक देता है। उसका हमला उस फंसे हुए रक्षक के खिलाफ क्रूर ताकत से लगता है। एक साथी चेतावनी देते हुए चीखता है और हमलावर को याद दिलाता है कि वो उस राक्षस का सामना कर रहा है जिसने टेत्सुची को मार डाला था। लेकिन वो रक्षक बस मुस्कुराता है और एस रैंक स्तर पर भी बेवकूफ होने के लिए उनका मजाक उड़ाता है। जैसे ही लात लगती है, रक्षक का शरीर एक अजीब टील रंग के तरल पदार्थ में पिघल जाता है। इसे केवल पॉइजन मानकर हमलावर अपनी बिजली से इसे पूरी तरह भाप बनाने की कसम खाता है। अचानक उस अजीब पदार्थ की एक बूंद उसके चेहरे पर छलकती है और वो सदमे में जम जाता है। एक ही पल में उसका मांस पिघल जाता है और उसके साथियों को देखने के लिए केवल एक जहरीला कंकाल बचता है। एक खौफनाक मुस्कान के साथ फिर से अपना रूप बनाते हुए वो पॉइजन मास्टर बताता है कि वे सभी बहुत करीब आ गए थे। एक दुश्मन कमांडर अविश्वास में घूरता है और सवाल करता है कि टोजा को एक ही पल में कैसे मार दिया गया। स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक शक्ति को सक्रिय करते समय उसकी आंख एक अनूठे डिजाइन के साथ चमकती है। ये रक्षक अपनी सच्ची शक्ति दिखाता है। उसके शरीर से पॉइजन का एक विशाल बादल फूट पड़ता है, जो तेजी से बर्फ के ऊपर जहरीले कोहरे के एक विशाल घातक गोले में फैल जाता है। कोहरे के भीतर फंसा हुआ एक एस रैंक अपने गंजे साथी को अकेले कूदने के लिए डांटता है, लेकिन उसे कवर करने वाला कोई न होने के कारण वो गंजा योद्धा पकड़ा जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी एक लाल ब्लेड वाली महिला योद्धा नीचे उतरती है और राहत महसूस करने के लिए उनका मजाक उड़ाती है। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वो घोषणा करती है कि वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो मुड़े हुए लाल स्लैशेस की एक झड़ी लगा देती है जो एक ही पल में कई रक्षकों को काटकर गिरा देती है। गुलादी औरा से घिरी हुई वो युद्ध के मैदान के ऊपर मंडराती है और अपने अगले टारगेट को नीचे देखती है। अब घायल हो चुका वो लंबे बालों वाला रक्षक खुद को अकेले ही बचे हुए एस रैंक्स का सामना करते हुए पाता है। जैसे ही एलीट दुश्मनों की एक नई लहर उसे घेर लेती है, जिसमें एक बख्तरबंद दानव और वो तलवार वाली महिला शामिल है, अपने चेहरे से खून पोंछते हुए वो महसूस करता है कि 6 एलीट्स बचे हैं और सोचता है कि वो और कितनी देर तक टिक सकता है। दूर से वो दुश्मन कमांडर घोषणा करता है कि पूरे युद्ध का परिणाम इसी लड़ाई पर टिका है। लेकिन विशेष आंख वाले रणनीतिकार को एक चौंकाने वाला एहसास होता है। डोशी के पास कोई पॉइजन एबिलिटीज हैं ही नहीं। एक सींग वाला एस रैंक बताता है कि मिशिमा अपने टारगेट के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी सर्वज्ञता आंख का उपयोग कर रहा है। उसकी दृष्टि रक्षक के बचावों को भेदती है और उसके मुंह के अंदर एक स्टोरेज स्पेल को देखती है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि उसका पूरा शरीर ऐसे स्पेल्स से ढका हुआ है जो मांसपेशियों की हरकत से सक्रिय होते हैं। ये सींग वाला योद्धा फिर अपने बख्तरबंद साथी को इन कमजोर स्थानों की सटीक जगह दिखाने की तैयारी करता है। अन्य एस रैंक्स उस रक्षक की रणनीति का मजाक उड़ाते हैं और अब जब वो उजागर हो गया है तो उसे एक वास्तविक खतरा मानने से इनकार कर देते हैं। और एक बिल्ली के कानों वाली योद्धा उसके पॉइजन को बेकार घोषित करती है और उसे एक आम लड़ाके के स्तर पर ला देती है। बिना घबराए वो पॉइजन मास्टर बस पूछता है, तो क्या? जैसे ही वो अपना फटा हुआ लबादा फाड़ देता है, तुरंत खुद को आगे की ओर उछालता है और विस्फोटक ताकत के साथ जमीन पर लात मारता है।
वो बिल्ली के कानों वाली योद्धा पर एक क्रूर लात मारता है और उसके अति आत्मविश्वास का मजाक उड़ाता है, जिससे वो उसकी अविश्वसनीय गति से दंग रह जाती है और ये जानने के बावजूद कि पॉइजन आ रहा था, वो प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहती है। ये रक्षक सवाल करता है कि क्या उसका पॉइजन सचमुच बेकार है, सिर्फ इसलिए कि वे इसके स्रोत को देख सकते हैं। हरी टॉक्सिन की एक छींटे सीधे उसके चेहरे पर लगती हैं क्योंकि एक लाल स्पेल सर्कल सक्रिय हो जाता है। बैंगनी टेंड्रिल से घिरा हुआ वो उन्हें अपने पॉइजन स्प्राउट्स के साथ एक थका देने वाली लड़ाई की चुनौती देता है, लेकिन वो अपने ही हाथ पर एक अजीब दाने देखता है और महसूस करता है कि उनका पॉइजन एक प्लेग की तरह काम करता है। निष्कर्ष निकालता है कि उनकी योजना उसे धीरे धीरे थकाने की है। हालांकि वो घोषित करता है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये पॉइजन मास्टर बताता है कि उसके पास पहले से ही एक एंटीडोट है, जिसे वो अपने चमकते हुए हाथ में बुलाता है और उस इलाज को अपने ही शरीर में मारता है और एनर्जी के एक विस्फोट के साथ दुश्मन के प्लेग को खत्म कर देता है। तभी एक वर्दीधारी अधिकारी कहीं से प्रकट होता है, जो उसे एक अचानक हुए हमले को रोकने के लिए मजबूर करता है, जबकि वो विशालकाय बख्तरबंद योद्धा उसके ऊपर मंडराता है और एक विनाशकारी मुक्के की तैयारी करता है, जो उस रक्षक को उस प्रहार से खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक पॉइजन आर्मर बनाने के लिए मजबूर करता है। ये बिजली का इस्तेमाल करने वाला उस रक्षक को बार बार बर्फ पर पटकता है। उनका कमांडर अपने 9 सबसे महान लड़ाकों के खिलाफ डटे रहने के लिए उस पॉइजन यूजर की प्रशंसा करता है, लेकिन वो रक्षक जो थका हुआ दिख रहा है राहत की सांस लेता है, मानो ये सब एक नाटक था। वो एक मुस्कान के साथ बताता है कि उसके दुश्मन एक बार फिर उसकी चाल में फंस गए। ये जानते हुए कि अभी समय नहीं आया है, वो अपने असली जाल के लिए उन्हें और करीब लाने की योजना बनाता है, क्योंकि एक चमकते गुलाबी ब्लेड वाली दुश्मन उसके लिए आगे बढ़ती है, जो उसे लगता है कि एक अंतिम प्रहार है। उसका गंजा साथी एक चेतावनी चिल्लाता है और उसे करीब की लड़ाई से पीछे हटने के लिए कहता है, जिससे अन्य एस रैंक्स भी एक अराजक पागलपन में एक साथ हमला करने के लिए प्रेरित होते हैं और उनका बेतरतीब हमला फ्रेंडली फायर की ओर ले जाता है, जिसमें एक योद्धा गलती से मारा जाता है। दूर से मिशिमा समझाता है कि रक्षक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए उनकी तंग फॉर्मेशन का फायदा उठा रहा है और उनके बेतरतीब हमलों के बीच से निकलने के लिए उनके अपने शरीर को बाधाओं के रूप में उपयोग कर रहा है। इस सींगों वाले योद्धा को एहसास होता है कि उन्हें अपनी अटैक फॉर्मेशन तुरंत बदलनी होगी, तो मिशिमा अधिक जगह के लिए एक वैनगार्ड और एक रियर गार्ड के साथ एक नई रणनीति का सुझाव देता है। ये नई योजना पॉइजन यूजर के देखने के रास्ते को रोक देगी, जिससे वो अचानक होने वाले हमलों के लिए असुरक्षित हो जाएगा और वो सींगों वाला योद्धा नई रणनीति को अमल में लाने के लिए उत्सुकता से हवा में छलांग लगाता है। जैसे ही एस रैंक्स फिर से हमला करते हैं, जमीन पर मौजूद वो रक्षक शांति से उनके सामरिक बदलाव को देखता है, लेकिन वो बस मुस्कुराता है और एक अजीब हरा पदार्थ पकड़े हुए है जो उनकी नई योजना को उसके लिए एकदम सही बनाता है। हमलावरों में से एक अपने शक्तिशाली बचावों के बारे में शेखी बघारता है, जो मिशिमा की महान ढाल के बाद दूसरे स्थान पर है। तभी वो सींगों वाला योद्धा नीचे गोता लगाता है और दूसरी पॉइजन की लहर छूटने से पहले हमला करने का आदेश देता है। वो अपने विशाल क्रॉस के आकार के हथियार को जलाता है और दहाड़ते हुए कहता है कि वो आखिरकार मारने के लिए पहुंच गया है। आग का इस्तेमाल करने वाला आग की एक जेल छोड़ता है और पॉइजन मास्टर के स्पेल्स को भस्म करने की कसम खाता है। राक्षसी लाल आंखों के साथ वो सींगों वाली योद्धा एक खौफनाक प्रहार में अपना ब्लेड नीचे लाती है, लेकिन उसके सदमे के लिए वो ब्लेड उसके ही शरीर के आर पार हो गया है, जिससे वो खुद ही बिंध जाती है। उसका हमलावर खुश होता है कि भले ही उसकी रक्षा मजबूत है, उसका हमला और भी मजबूत है, जो उसे पूरी तरह से आर पार कर देता है। युद्ध से दूर 2 आकृतियां एक हाईटेक बार में बैठी हैं, जो लापरवाही से सामने आ रही घटनाओं पर चर्चा कर रही हैं। और वो नीले बालों वाला आदमी मुस्कुराता है और इस बात पर टिप्पणी करता है कि एस रैंक्स को कितनी आसानी से नीचे गिराया जा रहा है, जबकि उसका लंबे बालों वाला साथी समझाता है कि उनके स्तर पर एस रैंक केवल एक एंट्री की आवश्यकता है। वो फिर सवाल करता है कि डोशी एक ही समय में 2 एस रैंक्स को कैसे खत्म कर सकता था। इसका जवाब आसान है, उसका साथी बताता है। डोशी ने आखिरकार अपना असली टैलेंट दिखा दिया। ये दृश्य एक घायल डोशी की ओर कटता है, जो मुस्कुराता है क्योंकि उसका टैलेंट आखिरकार एक सुनहरे ऑरा के साथ सक्रिय हो जाता है और युद्ध के मैदान में हर किसी ने पहली बार उसकी सच्ची शक्ति को देखा, जिसने खुद को एक फाइटिंग क्लास अवेकेंड के रूप में प्रकट किया, एक ऐसा तथ्य जिसकी कोई कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।